पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप तकरीबन सारे वकील बन गए। आपने यही फील करना है कि जो भी इधर आपको आते हैं लेक्चर देने के लिए या जो सीनियर वकील हैं वो भी, और आप और उनमें चंद दिन बाद कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो चीज़ आपने फील करनी है ये इस कॉन्टेक्स्ट में फील करनी है कि हम सारे वकील हैं, लेकिन किसी शख्स की इज्जत एहतराम वो अपनी जगह मौजूद होनी चाहिए कि आपसे जो सीनियर आदमी है तो उसकी इज्जत एहतराम करना वैसे भी मजहबी हवाले से भी और इखलाकी हवाले से भी हमारी ड्यूटी है। आपने काफ़ी सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, तो क्या आपने कोई फीडबैक देंगे कि ये लेक्चर बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं? कौन सा टीचर है जिसने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है? और इस तरह के वाले से कोई बंदा अगर फीडबैक देना चाहे तो दे दे। जी क्या निशान केसर इमाम साहब थे, उन्होंने हमें बेसिकली FIR से शुरू की है स्टार्टिंग, और 161, 164 आफ्टर अरेस्ट या बेल बिफोर अरेस्ट सारी चीजें एक सीक्वेंस से पढ़ानी शुरू की है जो हमें समझ नहीं आई। ठीक है, तो इसी तरीके से जो क्यों हंस क्यों रहे हैं? नहीं उन्होंने कहा समझ आई, समझ आएंगे मैंने ये आपको समझ नहीं आई? अभी हमें भी समझ आ रहा है। ये जो इधर पीछे बैठे हुए ना अली, आप लोग इधर आगे आ जाए ना मेरे पास, पीछे आपके जो बैठे हैं उनको भी साथ ले जाओ। अभी आप इधर आ जाए, इधर आए, इधर करीब आ जाए। अच्छा, कैसे इमाम साहब का लेक्चर जो है आपने बहुत पसंद किया है? तैयब शाह साहब का भी? एक मिनट जरा मुझे लिखने देना ताकि इनको तो पक्का इधर लगाते हैं इसी काम पे। एक कैसर का और तैयब शाह साहब का, इफ्तार साहब का, और परसों जो आए थे अजीज रहमान साहब के जो पहले डॉक्टर अजीज रहमान साहब, प्रोफेसर अजीज साहब लेक्चर उसने अजीज रहमान ठीक हो गया। बाजवा साहब बाजवा साहब का भी, बाजवा साहब, और ये तो सारे ही आपने मेरे ख्याल में पास कर दिए। सर वो एडवोकेट जनरल साहब आए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग वो ठीक नहीं था? नहीं सर, असल में हमारे ऊपर की चीजें हमें समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, अब वो लेवल नहीं है। उनको नहीं बुलाते हैं ना, ये मैंने लिख दिया है पक्का के आज के बाद वो लेक्चर नहीं देंगे। बट ये जो जुल्फकार अब्बासी साहब हैं हाँ। और कैसर इमाम साहब हैं और तैयब शाह साहब हैं, ये टीचिंग में मार्वलस प्रोफेशनल। अच्छा ही नहीं मिले सर, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। मैंने ये शिकायत भी आपको दूर करते हैं। मैंने आपके लिए शायद आपके बैच में ना हो सके, मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा जी हम आपको इस मामले में फंड देखें। बात यह है कि जब से हमारी बार कौंसिल आई है हमने कोशिश की है कि यहाँ पे जो आप लोग पैसे देते हैं वो किसी काम के लिए, ऐसे काम के लिए इस्तेमाल ना हो जिसमें सब लोगों का मुश्तरका फ़ायदा ना हो। तो हमने पिछले 2 साल में शायद ही कोई ऐसा एक्सपेंस किया हो जो किसी इंडिविजुअल के हवाले से या इस तरह का हो, तो हम अवॉइड करते हैं कि एक्सपेंसेस कम से कम करें, ताकि अगर किसी जगह पे कोई ज़रूरत पड़े कलेक्टिव काम के लिए तो उधर हम इस्तेमाल करें। तो इसलिए थोड़ी सी ये भूख मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ी। सर एक शिकायत है छोटी सी कि बार काउंसिल सर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती। सर हमारा कल लेक्चर नहीं हुआ था, मैंने सर काफ़ी दूर से आना था, सर गाड़ी पे बैठ गया हूँ, तकरीबन आधा रास्ता हो गया था, इसके बावजूद सर इन्होंने कॉल नहीं पिक की, हज़ार कॉल की है सर। फिर किसी रेफरेंस से किसी दोस्त वगैरह से पता चला वो यहाँ पे आए थे बस। ये फोन नंबर जो है वो किसके पास? सर कोई एक नंबर ऐसा एक मिनट। नहीं वो मुझे पता है, लेट पता चला था, लेकिन फोन ना अटेंड करने की क्या वजह है? फोन पे कौन होता है? नहीं वो छुट्टी पे चला गया तो किसी और बंदे को उठाते हैं। ये अभी सेक्रेटरी साहब को इधर से उठ के बताना है कि ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि कोई वकील फोन करे और उसका फोन अटेंड ना हो। एक बंदा पक्का फोन के ऊपर बैठा होना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि बंदा उधर से स्पेशल फोन अटेंड हुआ और स्पेशल इधर आया, इधर से होके वापस गया। वो कल के लिए आपसे माजरत
इनफैक्ट हुआ ये है कि हमें असिस्टेंट साहब ने रिक्वेस्ट की थी और आपको पता है उसके बाद जो इधर तमाशा हुआ है, तो वो पहले से उनको था कि इस तरह का काम होगा, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों की आपकी इनकन्वीनियंस के लिए, ताकि इधर को बंदा फंस जाता है। लोगों के ऊपर FIR भी हुई हैं, तो आपने भी इधर ही होना था, तो कैमरे में तो आपने भी आना था, तो आपको इधर क्लास अटेंड करने के लिए आया, साथ एक किस तरह की FIR चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो कल हुआ है इनकन्वीनियंस, तो आपके लिए उसके लिए माजरत हुआ है। अच्छा जी, कोई और बात आपने इस जो पूरा आपने ये सारा आप इधर आगे हैं ना, आप मुझे नजर ही नहीं आ रहे, इधर आगे ये आगे सोफा खाली है ना, बल्कि इधर आ जाए, मेरे पास है, इधर है, माशाल्लाह स्मार्ट बंदे इसीलिए तो स्मार्ट हुए। इधर है। देखें, आपकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और जो बार कौंसिल है, देखें इसको हर चीज़ का जो है ना इसका इदराक है। तो अगर आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने लिए आपके लिए मशवरा है, कोई नौकरी शोकरी का बंदोबस्त करें जहाँ पे ऐसे ऑफिस में जाएं जहाँ पे बिजली न जाती हो और लिफ्ट भी चलती हो, क्योंकि ज़ाहिर है इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो ये सारी चीज़ें नहीं, क्यों ऐसी कौन सी बात है यार, मुल्क नहीं छोड़ना है, आपने कचहरी वाली प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं बहुत कम, तो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे, लेकिन यह है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि सीढ़ियाँ आप चढ़ें, तो इसलिए हमने अगर लिफ्ट हो भी, तो मैं तो स्पेशल जिस दिन आपका लेक्चर हो तो मैं कहूँगा कि बंद रखें ताकि ये सारे इस तरह आए। तो इसके अलावा तो और बात जी सर, वैसे ये लेक्चर बड़े अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी दे देना चाहिए ना, जैसे आज का ये सेशन ये रखा गया है ना, इसी तरह अगर सजेशन के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच को ज़्यादा कर लेना चाहिए, क्योंकि लेक्चर तो सुन लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो चीज़ें, क्या नाम है आपका? मशहूर शहजाद। किधर से आए? एड्रेस है G6 के रहने वाले, वैसे बहुत समझदार आदमी हो। तो मैंने आपसे ये सवाल इसलिए, वो आपका सवाल बहुत अच्छा लगा है कि बेसिक हमारा जो इधर काम है होना ही इसी तरीके से चाहिए कि आपको प्रपोजिशन दें और उसके ऊपर आपसे वर्किंग करवाएं। ठीक है ना, हम आपको प्रैक्टिकल बताना चाहते हैं, तो वो प्रैक्टिकल भी हम आपको थ्योरी से बता रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए मैं इधर ज़्यादा जो है ये उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ, जब मैं तो यही ज़्यादा करता हूँ कि एक प्रपोजिशन दे के तो फिर आपसे उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करवाता हूँ ज़्यादातर। मैं अपने जब भी मेरा टाइम होता है तो उसमें कोशिश यही करता हूँ कि इस तरह, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अदरवाइज बतानी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जितने भी लायक को हमने रिक्वेस्ट किया इधर आने के लिए, तो डेफिनेटली अपना टाइम निकाल के इधर आएँ। तो वो मतलब मसरूफ़ लोग हैं, इधर आते हैं तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है, आपको 20 साल 10 साल 20 साल 30 साल बाद जो चीज़ समझ आनी है, तो वो बंदे जो है वो आपको पहले दिन इधर आके समझा रहे हैं। जी सर। सर, ये जो क्लासेस का टेन्योर है सर, जो कि सेकंड इंटीमेशन के बाद होता है सर, इसको फर्स्ट इंटीमेशन कर दिया तो सर कर दिया, पहले से कर दिया। कोई और बात बताओ। अभी जो है, अभी हमने पहले कर दिया है कि जो भी फर्स्ट इंटीमेशन देगा तो वो उसको लिस्ट में नाम शामिल कर देंगे, और मीनवाइल हम ये क्लासेस कर देंगे ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाए। जो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमारे इंटरव्यूज आप पूरी करवा दें। ये क्लास खत्म होगी तो 1-2 दिन बाद आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप पास होगे तो पूरी लाइसेंस भी मिल जाएगा जी। अच्छा, अब जो है 2 चीज़ें मैंने जो थोड़ा बहुत आपको जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया आपको समझा देता हूँ। एक तो ये FIR के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, तो ADR है 2017 है इस्लामाबाद में, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं 2-3 बातें जो उसकी आउटलाइन जो है मैं कहता हूँ आपको थोड़ी सी दे दें, क्योंकि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा इन है हमारी फील्ड में ना, कि गवर्नमेंट भी और हमारी जुडिशरी भी ये चाहती है कि हम लिटिगेशन से निकल के आर्बिट्रेशन और मीडिएशन की तरफ जाएं। तो उसके लिए ज़ाहिर है आप वकील माशाल्लाह बन गए, तो ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन क्वेश्चन होगा, आप
की प्रैक्टिस के दौरान या आपसे अदरवाइज जिस जगह पे भी आपने इंटर्नशिप शुरू करनी है या काम करना है, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन होगा कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते। तो इसलिए मैं कहा थोड़ी सी आपको मैं इसकी आउटलाइन ही देनी है, क्योंकि आप इतना माशाल्लाह पढ़ चुके हैं कि मज़ीद आपको पढ़ाने की मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है। तो ये एक है ADR एक्ट 2017, ये इस्लामाबाद में 2017 में है, बाकी पाकिस्तान में भी ये ADR एक्ट चल रहा है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बेसिक ADR है क्या? ADR है कि आप केस को लिटिगेशन में लेके जाने से पहले दोनों पार्टीज को बिठा के तो उनसे कहें कि आपस में आप मुज़ाकरात कर लें, और जो मीडिएटर है उसको न्यूट्रल भी कहते हैं एक्ट के मुताबिक, वो ये रोल प्ले करेगा कि दोनों पार्टीज को बिठाएगा और उनसे दोनों पार्टियों से बात करेगा, उनको समझाएगा कि इस तरह हो सकता है, उस तरह हो सकता है। तो उस हवाले से स्लाइड पहले इस सूरत निसा की आयत है, बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट है मिसालत का, कुरान पाक से है 114 नंबर एक आयत है, और इसके अलावा एक और दीगर आयत है कि जिसमें ये रेफर किया गया है कि जहाँ पे एक तो फैमिली लॉ के हवाले से है कि जहाँ पे दो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए तो आपस में जो है वो सालस मुकर्रर कर लें और फिर फैसला करें। और फिर इसके अलावा कि हदीस शरीफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि आपको मैं कोई ऐसी बात बताऊं जिससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। तो सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया जी बताएं, तो उन्होंने बताया कि अगर आप दो पार्टीज़ के दरमियान सुलह करवाते हो तो ये बहुत बड़ा नेकी का काम है, और ये जो बाकी नेकियां हैं उनमें से ये अफजल काम है। तो बेसिक अगर आप कोई काम इस नीयत से करते हैं कि हम इसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की वजह से ये काम कर रहे हैं और उससे आपको कोई फीस भी मिलती है, तो उसके साथ आपको सवाब भी मिलेगा और बरकत भी होगी और ये काम भी अल्टीमेटली होगा। ये बात आपको बताने का मकसद ये है मीडिएशन के, कल आपको लोग बतौर मीडिएशन वकील या बतौर मीडिएटर आपको इंगेज कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपके प्रोफेशन का हिस्सा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने वैसे जो है लोगों को इकट्ठा करके तो रज़नामे कराने या नहीं। ये कोर्ट आपको रेफर कर सकती है इस एक्ट के तहत, आपको पार्टीज रेफर कर सकती हैं, या जो मीडिएशन में बैठे हैं उनको लायर्स की ज़रूरत होती है तो वो आपको इंगेज कर सकते हैं कि आप आके हमारे साथ मीडिएशन में पार्टिसिपेट करें। तो मीडिएशन के जो बेसिक रूल्स हैं उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, मीडिएशन है क्या? ये वॉलंटरी प्रोसेस है, इनएक्सपेंसिव है, पार्टीज डिसाइड करती हैं आउटकम और दोनों पार्टीज ज़्यादातर है जब दोनों पार्टीज राज़ी होती हैं तो वो विन विन सिचुएशन पे जाती हैं। और मीडिएशन है क्या? मीडिएशन आपको बताया कि ADR जिससे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, और अल्टरनेट यानी कि बेसिक लोगों को केसेस से निकाल के तो किसी और जगह पे बैठ के उनका फैसला कराना। लाइक 3 वाई मीडिएशन जो है उसके क्यों ज़रूरी है? वो कास्ट इफेक्टिव है, उस पर वो एक्सपेंस नहीं आता है। सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट का एक ट्रायल शुरू होने से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपकी इसकी फीस, लॉयर की, उस बंदे का एक्सपेंस और इसके अलावा दीगर एक्सपेंसेस देखें तो उसके मुकाबले में मीडिएशन जो है वो कास्ट इफेक्टिव है, जल्दी हो सकता है, इनफॉर्मल है, लेस स्ट्रेसफुल है और वॉलंटरी का मतलब बार बार ये आता है कि ये पार्टीज जो है दोनों एग्री होती हैं मीडिएशन में। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में सिर्फ यही फर्क है, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर अवार्ड खुद अनाउंस करता है अपनी मर्जी के साथ, जबकि मीडिएशन में जो मीडिएटर होता है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो पार्टीज को करीब लाता है और वो आके उस पर डिसाइड करती हैं। और बेनिफिट्स जो है वो फिर बेनिफिट्स आगे टाइम इफेक्टिव, कास्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। एक और इशू है कि जब आप कोई केस फाइल करते हैं, ये FIR हो गई है, तो ये जो है एक पब्लिक रिकॉर्ड है। जैसे अगर मैंने ये निकाल के आपको दे दिया FIR,
तो इसी तरह से कोई भी कोई बंदा फैमिली केस फाइल करता है, सिविल केस फाइल करता है, तो वो पब्लिक रिकॉर्ड है, तो वो सारे बंदे देख सकते हैं, हर बंदा पढ़ सकता है। लेकिन जो मीडिएशन है उसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ अवार्ड ही होता है जो आखिर में लिखा जाता है। तो उसके अंदर जितनी भी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं वो सारा रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो इसका बेसिक जो है कंपोनेंट है मीडिएशन का। कंप्लीट कंट्रोल ओवर आउटकम और कंप्लायंस इज ऑप्शनल, कि जब तक आपकी मर्जी का फैसला नहीं हो जाता, फैसले से पहले आप किसी टाइम पे भी मीडिएशन छोड़ सकते हैं। तो मॉडल्स इसके, ये बेसिक जो मॉडल्स हैं ये हैं इंटरनेशनल मॉडल्स। पाकिस्तान में ये इस तरह का मॉडल नहीं है, आप सारे जो है इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब आप मीडिएशन करवाते हैं तो उस पर ये मॉडल है, फैसिलिटेटिव मॉडल है, एवेल्युएटिव मीडिएशन है, सेटलमेंट मीडिएशन है और ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन। तो ये 4 जो है वो इसके मॉडल्स हैं। तो फैसिलिटेटिव मीडिएशन ये है कि आप पार्टीज को करीब लाने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। और एवेल्युएटिव मीडिएशन ये है कि आप पार्टीज को बताते हैं बतौर मीडिएटर या बतौर काउंसिल, आप मीडिएशन में काउंसिल हैं, तो आपने उसको बताना है कि अगर आप उसके केस को आपने एवेल्युएट करना है कि आपका केस ये है, अल्टीमेटली इसका ये डिसीजन हो सकता है। तो यानी कि आपने उसको उसके केस के आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके हवाले से भी ब्रीफ करना है। तो उसका केस जब एवेल्युएट होगा तो वो वैसे ही डिस्करेज होगा कि हम बैठ के बजाय उधर जाके तो ये फैसला होगा, तो जब घर में बैठ के अगर ये फैसला हो जाए तो बेहतर है। तो सेटलमेंट मीडिएशन ये है कि फोकस आपका उसके ऊपर हो कि किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए, डराने धमकाने वाली बात नहीं करनी, खाली सेटलमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन ये भी एक प्रोसेस है, इसकी भी इसको डिफाइन जो है वो आगे किया हुआ है, लेकिन इसका असल मकसद ये होता है कि पार्टीज का अल्टीमेट जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए, और फिर ये क्योंकि एक डिस्प्यूट के बाद दूसरा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। मतलब आपके साथ किसी बंदे का एक झगड़ा हो तो जब वो झगड़ा खत्म नहीं होता तो वो दूसरा भी साथ डाल देता है कि चलो अब इस जगह पे इस बंदे को तंग करें। तो वो ये है कि आपने उसको इस जगह पे लेके आना है कि एक मसला खत्म होगा तो उसके बाद जितने मसले पैदा होने वाले मसले मुस्तकबिल वाले वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये 4 किस्म का इसके मोड्स हैं। इसको अगर डिफाइन करें तो बड़ा टाइम लगता है, इसको सिर्फ मैं जनाब आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ। और मीडिएटर का रोल क्या होता है इस सारे प्रोसेस में? मीडिएटर का रोल ये होता है कि मैनेज द प्रोसेस ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे, ओपन और रीओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज, एक्टिव लिसन। पर मीडिएटर जो होता है या कौंसल का तो थोड़ा सा डिफरेंट रोल है। मीडिएटर का रोल ये है कि उसने सुनना है दोनों पार्टीज को, कि पार्टी आके तो उसको सारा अपना मसला बताएंगे, तो ये नहीं है कि आगे मैं खड़ा हो जाए कि नहीं जी मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ। अगर बतौर मीडिएटर आपको किसी जगह पे अपॉइंट किया जाता है तो आपने बड़े सुकून से सली से पार्टीज को सुनना है, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो फिर आपको असल इशू समझ आएगा, और उस समझ के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये बंदे किस जगह के ऊपर जाके इकट्ठे हो सकते हैं। इक्वल टू बोथ साइड्स, इवन तो ये हमें वो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो हमें उन्होंने बेसिक ये पढ़ाया है। तो वो ये कहते थे कि हमारे टीचर के जो कुर्सियां हैं ना आपने दोनों पार्टीज के लिए रखी हैं, तो ये ना हो कि एक पार्टीज को आप ऊपर बिठा दें और दूसरी पार्टी को नीचे बिठा दें, तो वो जब यूं ही वो उस जगह में दाखिल होंगी वो सोचेंगे कि हमारी जो है सीटिंग अरेंजमेंट है वही ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसला है वो इधर उस तरह से हल नहीं होगा। यानी कि इक्वल ट्रीट करना है, हर तरीके से बोलना उनके साथ एक जैसा है, एक जैसा उनके साथ रखना है। और पार्टीज को जो है जो मैनेज इमोशन, ये सारे स्किल है। कम्युनिकेटर होना चाहिए, जो मीडिएटर है, निगोशिएटर होना चाहिए, और मैनेजर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बार बार ये आती है कि उसको भी अगर कोई बात बताई जाए तो मीडिएटर का या लायर का ये काम नहीं है कि अगर उस मीडिएशन के अंदर कोई भी बात हुई हो तो वो बाहर जाके वो पार्टी दूसरी पार्टी को बताए, या किसी जगह पे भी किसी लिटिगेशन में फर्दर वो इस्तेमाल हो। बेसिक कंपोनेंट उसका ये है। इसकी स्टेजेस, एक मिनट, इसकी स्टेजेस कैसे होती हैं? ये सबसे पहले ओपनिंग स्टेज इसकी आती है। ओपनिंग स्टेज में प्राइवेट मीटिंग होती है, फिर जॉइंट मीटिंग होती है। ओपनिंग स्टेज में आप पार्टी का जो है मसला सुनते हैं कि इशू है क्या,
और ओपनिंग स्टेज की जो चीज़ें हैं वही सीटिंग अरेंजमेंट, इन्वायरमेंट अच्छा हो, उसको जो मीडिएशन पे पार्टीज आए तो उनको चाय शाय पिलाएं। बात कर लोग इकट्ठे चाय पे जब बैठते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि मतलब इज़्ज़त एहतराम हमें मिल रही है, तो बजाय इसके कि हम उधर अदालतों में बाहर आवाज़ें लग रही हों तो इधर इज़्ज़त से ही देखें, बंदा चाय शाय पिला रहा है तो इज़्ज़त से बिठाया हुआ है तो इधर ही मसला हल कर रहा है, तो ईगो शिगो और ये चीज़ें जो है उधर थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा मैटर करता है। ओपनिंग स्टेज जो होती है उसमें आपने सारा कुछ उससे पूछ लेना है कि ये मीडिएटर के तौर पे या आप वकील हैं तो आपने ओपनिंग स्टेज में सारी अपना इशू बयान कर देना है। ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद जो है पार्टीज अगर इस पोजीशन में हो कि वो इकट्ठे बैठ सकें तो इकट्ठे बैठा देना चाहिए। अगर वो इस पोजीशन में नहीं है तो उनको अलग-अलग दोनों से बात करके तो फिर उनको उस पर फिर सेकंड जो है एक्सप्लोरिंग स्टेज आती है कि आपने जो मसला है वो एक्सप्लोर करना है। जब पार्टी आपको सारा मसला बता दे तो फिर आप जो उसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन स्टेज के बाद जो है वो निगोशिएशन स्टेज, जब दोनों पार्टी से आप एक्सप्लोर कर लेते हैं इशू तो फिर उसके बाद आप निगोशिएशन स्टेज पे आते हैं, आप निगोशिएट करते हैं। यानी कि फर्ज किया 10 लाख रुपए का इशू है और एक पार्टी ये समझती है वो आपको अकेले में बताती है कि अगर ये बंदा 5 लाख रुपया दे दे तो हम मैटर सेटल कर लें, और जो देने वाला है वो आपको अकेले में बताता है कि 10 लाख का इशू तो है लेकिन मैं 5 लाख देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मसला क्या है, एक तो वो इकट्ठे नहीं बैठते, दूसरी बात ये है कि इनको ईगो का इशू होता है। एक बंदा कहता है मैं इसको पैसे दे दूं, ये मेरे साथ जो है वो इस तरह की टेढ़ी बातें कर रहा है, और दूसरा जो है वो लेने वाला कहता है मैं कम पैसे लेता नहीं। लेकिन जब वो अकेले होंगे मीडिएटर उनसे करेगा तो फिर निगोशिएशन स्टेज ये है कि आप इस इशू को किसी जगह के ऊपर लॉक कर दें कि ये पार्टी भी इधर खड़ी हुई है और ये पार्टी भी इधर खड़ी है, और फिर लास्टली जब आप इसको लॉक कर देते हैं आइदर वे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फिर कंक्लूजन स्टेज आ जाती है। कंक्लूजन स्टेज में आपने एक इशू, यहाँ पे जो मीडिएटर का और लॉयर का रोल है वो बड़ा सेंसिटिव है कि कंक्लूजन स्टेज के बाद सेटलमेंट एग्रीमेंट आता है, और सेटलमेंट एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मतलब फर्ज किया पैसों का इशू है तो पेमेंट किस तरह होगी, उसकी डेट, टर्म, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्या होगी, कास्ट कौन पे करेगा, डिफॉल्ट प्रोविजन क्या होगी, और स्पेसिफिक अगर पार्टीज कोई एग्री होती हैं किसी इशू के ऊपर सारी पार्टीज उसके ऊपर साइन करेंगी और फिर उसके मुताबिक वो ऑर्डर होगा। तो ये एक आउटलाइन है मीडिएशन के प्रोसेस की, और ये कुछ जो बातें बताई हैं मैंने आपको वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज वो कंपोनेंट्स हैं मीडिएशन के जो आपको बताएं। बाकी हमारे यहाँ जो मीडिएशन है वो एक्ट के तहत जब भी कोई मीडिएटर अपॉइंट होता है तो ये सारे के सारे तरीके इस्तेमाल कर सकता है। ये एक आउटलाइन है, लेकिन मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो मीडिएशन है उसमें पार्टी एग्री होगी तो मीडिएशन होगी दोनों पार्टी, लेकिन आर्बिट्रेशन में जब जिस तरह से पहले भी किसी ने सवाल किया था कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आर्बिट्रेशन क्लाज है तो फिर किस तरह से होगा, तो आर्बिट्रेशन क्लाज अगर है और आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है उस क्लाज के तहत तो फिर उस आर्बिट्रेटर ने ये काम उसी तरह करना है जिस तरह से एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। बेशक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है लेकिन आर्बिट्रेशन क्लाज जिंदा रहती है, तो उसने अवार्ड देना है और अवार्ड जो है वो कोर्ट में जाता है, रूल ऑफ कोर्ट बनता है आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत। उसके ऊपर दोनों पार्टीज एतराज कर सकती हैं, उसके ऊपर अपील होती है। लेकिन मीडिएशन में जब पार्टीज एक दफा एग्रीमेंट साइन कर लें तो इस एक्ट के तहत उसकी अपील किसी जगह पर भी नहीं हो सकती। ये दोनों में डिफरेंस है मीडिएशन में और आर्बिट्रेशन में। जी सर, आपका कोई सवाल था? What is the difference between facilitative mediation and settlement mediation? फैसिलिटेटिव मेडिएशन में असल में यह है कि आपने पार्टीज को फैसिलिटेट करना है। ये असल में ये है बड़ा एक डेप्थ वाला है क्वेश्चन आपका, तो फिर मुझे सारी स्लाइड दोबारा लगा के आपको सही करके समझाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके समझने की चीज़ है नहीं।
उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान में आप इसको उस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने तो सिर्फ चूँकि हमने ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ था तो मैं आपको इसलिए आउटलाइन बता देता हूँ, लेकिन आपने पूछा तो दोबारा इसको। फैसिलिटेटर में जो बेसिक मीडिएटर का फोकस होता है, पार्टीज को फैसिलिटेट करना, उनको करीब लाना। क्योंकि जब वो आपस में बोलना शुरू कर देते हैं, करीब आ जाते हैं, तो मसला या ज़्यादा मसाइल वैसे हल हो जाते हैं। फैसिलिटेटिव में ये है, उसका फोकस ये होता है, फोकस सेटलमेंट के ऊपर नहीं होता, उसका फोकस ये होता है कि पार्टीज के दरमियान जो वैसे जो डिस्प्यूट्स हैं वो इकट्ठे नहीं बैठते, कोई और इस तरह के डिस्प्यूट्स उनके ऊपर फोकस करेगा। सेटलमेंट जो मेथड है उसमें उसका फोकस ही होगा कि ये किस जगह पे जाके उसने पार्टीज को राजी माजी नहीं करवाना, उसने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये पार्टी अगर वो मेरे कमरे में बैठ के वो पार्टी कहती है जी कि मैं 5 लाख देता हूँ, वो इधर दूसरे कमरे में बैठ के वो कहते हैं 5 लाख, तो उधर ही उनका एग्रीमेंट करवा देगा, उसके आगे वो जाएगा ही, क्योंकि उसका फोकस ही होगा सिर्फ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट जिधर होती है उधर खत्म करके तो वो खत्म एग्रीमेंट साइन करवा देगा। Sir, if the parties enter into an arbitration agreement, can they revoke once they have entered into it? लेकिन ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जब हो जाता है तो फिर आर्बिट्रेशन होती है, फिर वो रिवोक नहीं हो सकता। फिर आइदर वे आपने आर्बिट्रेशन के बाद जो अवार्ड आएगा उसको आपने चैलेंज करना है, इससे पहले नहीं कर सकते। सर, आर्बिट्रेटर की सेंटिटी पे क्वेश्चंस उठा आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। इधर तो सुप्रीम कोर्ट के जज के की सेंटिटी के ऊपर आप जो है वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो ये आर्बिट्रेटर कौन सा कोई ऐसा बंदा है कि जो हम लेके आए हैं मदीना शरीफ से जिसने कोई गड़बड़ नहीं करनी। सर कोर्ट भी तो आपको ऑर्डर देती है ना टू गो टू दिस स्पेसिफिक मीडिएटर, जब जी, आप प्राइवेटली करते हो या कोर्ट के देखें कि मीडिएशन में तो ये जो एक्ट है ना, ये कहता है कि अगर पार्टीज दोनों मिलके कहती हैं कि वो आपको मीडिएटर अपॉइंट करती हैं, पार्टीज तो पार्टीज खुद कर सकती हैं, आपको मीडिएटर अपॉइंट कर सकती हैं, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। कोर्ट अगर चाहे तो इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है प्रॉपर मीडिएशन का एक लिस्ट होगी जो बनेगी, और उस लिस्ट के मुताबिक मीडिएटर जो अपॉइंट होंगे तो कोर्ट सिर्फ उनको मीडिएटर अपॉइंट करेगी। कोर्ट जो करेगी ना तो वो कोर्ट के पास अपनी लिस्ट होगी मीडिएटर्स की। सर पार्टीज अगर म्यूचुअली एक मीडिएटर अपॉइंट कर देते हैं, इसको आम इस्तिलाह में जिरगा ही कहते हैं सर। जी बिल्कुल, ये बेसिकली तो वो है ना कि पहले तो आपको शायद हो कि हमारा जो जिरगा है इसके ऊपर तो सारी दुनिया में ही शोर था कि ये नहीं होना चाहिए, तो अब सारी दुनिया इस बात के ऊपर आ गई है कि जिरगा ही होना चाहिए। तो सर अगर ड्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ फुलफिल हो और एक मीडिएटर एक पार्टीज रीच एन एग्रीमेंट, तो वो फिर उसके बाद हाँ जी, एग्रीमेंट के बाद मैं बताता हूँ ना, जब इस एक्ट के तहत पार्टी जो है वो खुद मीडिएटर अपॉइंट करती है, तो वो बेसिकली मीडिएशन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का एक मीडिएशन सेंटर है। आप उधर अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं जी कि हमारा ये इशू है, मेरा और आपका ये इशू है, और ये जो साहब है हम इनको मीडिएटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो उधर जाके वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो जब उसकी वो आपकी एप्लीकेशन को रजिस्टर करके तो इनको मीडिएटर वो प्रॉपर ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन वो आपने खुद ही कर लिया, आपका मसला सेटल हो गया, तो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, आपने फिर मीडिएशन सेंटर में जाके जमा कराना है, और वो कंसर्न सीनियर सिविल जज के पास भेज के उसको कोर्ट की डिग्री बना दें। ये अब रूल्स इसके ड्राफ्ट हो रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आनी है एक्ट में, तो ये अपीलेबल नहीं है सर, ये अपीलेबल किसी फोरम पे जिसके खिलाफ फैसला हुआ अगर वो ना माने मीडिएशन, तो देखें डिग्री हो जाएगी ना कोर्ट की अल्टीमेटली, तो जब डिग्री कोर्ट की होगी तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उस तरीके से हो सकती है कि आपके खिलाफ ये डिग्री है। यस, अपीलेबल हो तो फिर वो फिर आर्बिट्रेशन और इसमें यही तो फर्क रह गया। सर ये मीडिएशन का जो प्रोसेस है सिर्फ ये फैमिली केसेस पे हर केस, ये इवन क्रिमिनल केसेस पे भी अप्लाई होता है। हाँ जी, फैमिली में तो ऑलरेडी उसमें मौजूद है ना, बिल्ड भी प्रोविजन है। एक मैंने सुना कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के एक ऑप्शन होता है कि वो जो है ना, वो बेसिकली कानून तो किसी तरीके से भी इसकी इजाजत नहीं देता, वो जो मिसालती कमेटी है तो वो SOP बने हुए उनके तहत उन्होंने बनाई है, लेकिन लीगली वो किसी तरीके से नहीं है। मीडिएशन का वो यही एक्ट के तहत जो मीडिएटर अपॉइंट होंगे तो अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं इस तरीके से। सर अगर एक ऑफेंस है नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है, क्या मीडिएशन बोल सकते नहीं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं हो ही नहीं सकती। एज पार्टीज कहती है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में उन्होंने एक मतलब देखें बात यह है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए बकायदा लॉ है,
कि जो बंदा कंपाउंड कर ही नहीं सकता वो किस तरह बयान देगा कि मैं इसके साथ राजीनामा करता हूँ। तो कंपाउंड है ही नहीं है, उस कंपाउंड उसमें जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उनमें वो जा सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल नहीं जा सकते। उसमें फिर जो तरीका होता है वो ये है कि वो रिजाइल करते हैं अपनी स्टेटमेंट से कि जी हमने गलती से ये FIR इधर ऊपर आ जाए, वो इधर प्लीज 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 आ जाए। नहीं ऐसे तो नहीं, नहीं इधर आ जाए सर बैठे हुए जगह कैरी ऑन इधर आ जाए चले। जी। मीडिएशन का जो इम्प्लीमेंट करवाने का जो होगा सर इनके पास क्या पावर्स होंगे कि ये किस तरह मीडिएशन का तो मैंने आपको जो अर्ज की ना वो ये है कि जब मीडिएशन हो जाती है तो उसके बाद जो मीडिएटर है वो उसको, अगर तो मीडिएशन कोर्ट के जरिए आई हुई है, अगर मीडिएशन कोर्ट ने रेफर की हुई है तो फिर तो वो वापस कोर्ट में जाती है तो कोर्ट की डिग्री बन जाती है। अगर मीडिएशन सेंटर ने मीडिएशन रेफर की हुई है तो वो भी मीडिएशन अल्टीमेटली कोर्ट में भेजेंगे सेटलमेंट एग्रीमेंट, तो वो कोर्ट की डिग्री बन जाती है। तो जब अगर कोर्ट की डिग्री बन जाए तो फिर जिस तरह से डिग्री के इजरा का प्रोसेस सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है वो सारा का सारा प्रोसेस अडॉप्ट होता है अगर कोई पार्टी उसको ना माने तो। अदरवाइज तो ज़ाहिर एग्रीड होते हैं पहले से, तो फिर उसको और उस पर अपील का और ऑब्जेक्शन का कोई चांस नहीं होता, तो इसलिए उस पर कोई दूसरी राय नहीं होती। जी नहीं, कंसेंट डिग्री नहीं होती, ये कंसेंट डिग्री टाइप ये डिग्री है, लेकिन ये डिग्री है इस एक्ट के तहत, ठीक है ना। कोर्ट डिग्री पास करेगी ADR एक्ट के तहत, उसमें जो वो कंसेंट डिग्री का ही कॉन्सेप्ट है उसमें भी अपील नहीं होती ना, तो बेसिकली ये उसी कॉन्सेप्ट में ये चीज आई। लास्ट में आप अपना ओपिनियन दें कि क्या ये हमारे एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं कि एप्लीकेबल है, ऐसी बात नहीं है कि एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके पास आपके नॉलेज में जो केसेस हैं तो जरूरी नहीं है कि हर केस में ये अप्लाई हो, क्योंकि इशू ये है कि हम केस फाइल करने से पहले हमारे इस रीजन का अगर पटवार का आप ले लें सारा रिकॉर्ड, तो कोई भी ऐसा केस नहीं है, खास तौर पर लेन देन का केस जिसमें, और इवन फैमिली मैटर, जिसमें पार्टी सबसे पहले अपने जो फैमिली के बड़े हैं उनके पास जाती हैं। अगर एक ही फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हो तो वो फैमिली के जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास जाते हैं, फिर आपके कंसर्न इलाके के जो कोई चेयरमैन नाज़िम वगैरह हैं उनको पार्टीज अप्रोच करती हैं, और फिर आखिर में, और अगर किसी जगह पे भी कोई जो सारे लोग फेल हो जाते हैं आपका मसला हल कराने में, तो फिर लोग आते हैं लिटिगेशन में। तो ये जो प्रोसेस है ये पहले लोग कोशिश करते हैं अपने तौर पे, यानी कि अगर कोई भी नहीं है तो हम अपने दोस्तों को कहते हैं, अगर मेरा किसी दोस्त के साथ डिस्प्यूट होगा तो हमारा जो तीसरा कॉमन फ्रेंड होगा हम उसे कहेंगे कि यार मेरा इसके साथ ये इशू है, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया पूरा नहीं करा, तो आप इसको कहो। तो वो जो प्रोसेस है हम पूरा करते हैं पहले, ये जो लिखा हुआ है प्रोसेस, ये हमारे इस रीजन में तमाम लोग ये प्रोसेस पूरा करके आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आके केस फाइल करते हैं, और फिर लॉयर्स भी जब इनिशियली केस फाइल होता है तो वो लॉयर्स भी कोशिश करते हैं, जब पार्टी दूसरी आती है तो अगर दूसरे वकील को कहते हैं अगर ये मसला बैठ के करते हैं तो एक दफा, मतलब ये प्रोसेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे। ये उसका एक ऑर्गेनाइज तरीका है कि इन केस अगर आप सेटलमेंट करके उसके बाद बंदा कहता है मैं नहीं मानता हूं सेटलमेंट, तो फिर वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। वो जो पहले वाली सेटलमेंट है जो हम मानते ही नहीं है बाद में, तो उस पर तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या कर सकता है वो मीडिएटर उस वक्त, वो यही हो सकता है वो जो हम सोशल बाइकआउट करते हैं या उससे वो जोर जबरदस्ती वाली बात है। लेकिन अगर उसको हम उसी प्रोसेस को इस कानून के तहत करेंगे तो फिर ये होगा कि वो मसला फॉरएवर सेटल होगा, क्योंकि जब आप एक दफा एग्रीमेंट साइन कर देंगे तो वो कोर्ट की डिग्री बनेगा ही बनेगा, उस पर कोई रुकावट। और फिर जब एक अपीलेबल चीज ही नहीं है और डिग्री आपके पास मौजूद है, तो फिर उधर से अगर पार्टियां नहीं मानती तो उसका मैकेनिज्म मौजूद है। सर प्रोफेशनल वे में अगर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और लॉयर्स अगर देखा जाए तो सर ये हमारे प्रोफेशन में कितना मतलब ये असरअंदाज हो सकता है? देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक नई चीज है, ठीक है। तो असरअंदाज ये नहीं है कि इससे आपकी लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। मीडिएशन कौन कराएगा? आप नहीं करवानी है। फिर मीडिएशन में पार्टीज के लॉयर्स कौन होंगे? वो भी आप लोग होंगे,
तो ये तो नहीं ऐसी वो मामला, एक केस जो आप लेते हैं सिविल कोर्ट का एंगेज करते हैं, ये हमारे साथ दोनों सीनियर लॉयर बैठे हैं, तो वो कितना अर्सा चलता है? साल, 2 साल, 3 साल तो चलता है। फीस तो वही होती है जो एक दफा आप ले लेते हैं, और वो उसी फीस के ऊपर आप 1 साल 2 साल केस चलाते हैं। तो जो मीडिएशन के लिए जब आप जाएंगे तो वही फीस आपने उधर ही चार्ज करनी है बतौर लॉयर या मीडिएटर, और वो मसला अगर हल हो जाता है तो वो देखिए ना, वही तो फीस की असल बचत है आपकी। सर शुरू में आपने बताया था कि ये वॉलंटियर प्रोसेस है। जी नहीं, वॉलंटियर प्रोसेस ये है कि पार्टी जो है वो एग्री होंगी तो ये मसला हल होगा। वो इस सेंस नहीं है कि आप वॉलंटियर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपके लिए तो ये बतौर लॉयर या बतौर मीडिएटर आप चार्ज करेंगे उनको। ट्रेडिशनली भी हमारे यहाँ जैसे KPK में ट्राइबल एरियाज में बड़ा एस्टेब्लिश सिस्टम है, जरगा सिस्टम। बिल्कुल, वहाँ ये फीस अबिलिला नहीं होता। जो जरगा आप अपॉइंट करते हैं, जिसको यहाँ मीडिएटर कहते हैं, उनकी कॉस्ट होती है तो दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, बेयर करती हैं, और फिर उनके जो उनके बिहाफ पे ट्रीट करते हैं, जो उनके बड़े होते हैं वो भी चार्ज करते हैं। इसमें कोई गठबंधन नहीं है। असल में आप KPK वाले लोग बहुत सियाने हैं, ये पंजाब का रहने वाला है। इधर जो जिरगा होता है वो फ्री होता है, उल्टा जिरगे वाला रोटी भी अपने पले से खाता है। तो वो अपनी जगह ठीक बात कर रहा है, आप अपनी जगह ठीक बात कर रहे हैं। जी सर, जी इसमें पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है, मीडिएटर को। वैसे तो अगर पार्टी मीडिएटर अपॉइंट करे तो वो तो किसी को भी मीडिएटर अपॉइंट कर सकती है। वो लायर हो सकता है, वो कोई भी आम बंदा हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, इमाम मस्जिद हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस एक्ट के तहत कोर्ट मीडिएटर अपॉइंट करेगी तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जो गुजरेगा वो मीडिएटर कोर्ट उसको नॉमिनेट करेगी और फिर कोर्ट उसको अपॉइंट करेगी। आर्बिट्रेशन में देखें, बात यह है कि आर्बिट्रेशन का जब अवार्ड होता है तो वो सीनियर सिविल कोर्ट जो है वो उसको करती है, अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट बनाती है आर्बिट्रेशन कोर्ट। तो पहले तो उधर भी पार्टीज पेश होती हैं, प्रॉपर ऑब्जेक्शन करती हैं कि ये एविडेंस सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपको अवार्ड ऑफ रूल ऑफ कोर्ट बनाए या ना बनाए। तो जब वो बन जाता है तो फिर जो CPC में अदरवाइज एपेलेट अथॉरिटी होगी, अगर वो उसके मुताबिक हाई कोर्ट होगी तो फिर हाई कोर्ट होगी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाएगा। लेकिन सर ये बात है, हमने सुना है कि इट इज विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग सर। जी विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग है, मतलब वो जी विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो मीडिएशन है। जो आर्बिट्रेशन है वो अल्टीमेटली आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो कोर्ट के बाद फिर चैलेंज होता है, और फिर उसकी arbitration and mediation. ये वो मैंने बताया सारा इनको कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन को, mediation को arbitration समझते हैं। हाँ, आर्बिट्रेशन का तो फिर मीडिएशन का ये एक्ट क्रिएट करने का मकसद ये है, अदरवाइज इसको अगर निकाल दें ये 2 चीजें इसमें से कि वॉलंटियर नहीं है और उसके बाद वो उसकी अपील नहीं है, तो फिर बाकी तो सारा ये आर्बिट्रेशन ही होगी। और भी कोई बात? जी, अगर कोई मीडिएटर सोशल बंदा अपॉइंट कर लेते हैं, जी, फिर अगर लीगली देखा जाए तो उसमें लकुनास तो बहुत ज्यादा होंगे। जो सोशल बंदा होगा फिर सर ये अपीलेबल भी नहीं आगे, तो फिर जो पार्टीज के लिए अल्टरनेट रेमेडीज में क्या होगा? देखें, पार्टी जो है वो ये वॉलंटियर प्रोसेस है ना, तो वो तो अपनी मर्जी से करेंगे, तो जो उनका अपना फैसला है उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे ना, फिर रेमेडी तो कोई नहीं रहती। सर मोस्टली लीगली बेस तो नहीं होगा ना, वो तो आप आपस में जो अगर उनकी कोई सुलह करवाते हैं, doesn't have to be based on legal, it has to be informal, yeah। जैसे आप कह रहे हैं कि ये बंदा मुझे 5 लाख दे दे तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, अब लॉ तो नहीं है इसके ऊपर कुछ भी। So does that mean कि आपको अगर सोशल वर्कर है तो उसको लॉ पता हो तो वो मीडिएटर बन सकता है? देखें, बात यह है कि ये जो ADR एक्ट है ना, उसमें ये मैकेनिज्म इसीलिए दिया गया है कि जो बंदा जो आप जिनका बगैर कानून के करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसके फिर आपने अल्टीमेटली सिविल कोर्ट में ही जाना। अगर आप ADR एक्ट के तहत वही मीडिएशन करवाते हैं तो ADR एक्ट का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि आपने सिर्फ ADR सेंटर में उसको रजिस्टर करना है अपनी मीडिएशन को। जब आप उसकी अपनी मीडिएशन रजिस्टर करवा देंगे तो उसकी वैल्यू वही होगी जो एक आम। और दूसरी बात यह है कि मीडिएशन जब पार्टीज जाती हैं तो उनका काम बनता है कि वो साथ अपने लॉयर एंगेज करें। अगर कोई पार्टी विदाउट लॉयर, जिस तरह से बहुत सारे एग्रीमेंट हमारे पास आते हैं तो उनमें बेसिक डिफेक्ट ये होते हैं कि वो जो ड्राफ्टमैन ने ड्राफ्ट किए होते हैं उस बेचारे को खुद ही नहीं पता होता कि इस एग्रीमेंट का अल्टीमेटली बनेगा क्या, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है भी या नहीं है। तो वो लेकिन वो एग्रीमेंट 1 मिनट में कंप्यूटर से निकाल के ड्राफ्ट करके दे देते हैं,
वो फिर जब झगड़ा पड़ता है तो फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एम्बिट में लेके जाएं, लेकिन वो एग्रीमेंट ही ऐसा होता है कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेटली उनके केस जो वो डिसमिस होते हैं। सर आपने कहा क्रिमिनल केसेस भी आते हैं एडीआर में, राइट? सो इसमें अगर आप कन्फेस कर लेते हो, सो डज दैट हैव एनीथिंग, और दूसरा ये कि जो प्ली बार्गेन है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम? देखें, जब मीडिएशन में आप बैठे तो प्ली बार्गेन कर सकते हैं। इन केस आपने किसी का कोई नुकसान किया हुआ है तो आप उसका नुकसान पूरा करते हैं और वो इस बात पे राजी हो जाता है कि ठीक है इन्होंने मेरा इतना नुकसान किया हुआ है और इस बात के ऊपर ये 406 की FIR है, 420 की FIR है, या इन्होंने मुझे या मेरे बेटे को किसी को नुकसान पहुंचाया हुआ है और ये मुझे अगर 2 लाख रुपया दे दे, 10 लाख रुपया दे दे तो मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूँ और पार्टी इस बात के ऊपर एग्री हो जाती है तो वो लेके राजीनामा कर ले, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। उससे बात पूछ ले, कन्फेशन करवा ले, फिर कोर्ट चला जाए। नहीं, ये देखें, ये जो मैंने आपको वो कहा ना कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है कि इसको आप कोर्ट में किसी सूरत में भी जाके ये लिखा नहीं होता, ठीक है, ये रिटन नहीं होता एग्रीमेंट से पहले, सिर्फ एग्रीमेंट रिटन होता है। तो इससे पहले की जितनी प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग ना मीडिएटर ना ही उनका लायर या कोई बंदा भी जो उस मीडिएशन में है वो किसी भी कोर्ट की एविडेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बेसिक इसका ये पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो यही है कि ये सीक्रेसी रहेगी और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी कोर्ट में किसी जगह पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। इन कैमरा समझ काफी हो गया जी आज ये मीडिएशन। नैब की जो प्रोविजन है जी बिल्कुल, प्ली बार्गेन, ये आर्बिट्रेशन की टाइप नहीं देखें वो थैंक यू काजी साहब, बहुत अच्छा लर्न अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। काजी साहब हमारे बहुत अच्छे यंगेस्ट सीनियर लॉयर हैं और यू मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। ओके, वो आप क्या कहते हैं नैब का जो प्ली बार्गेन वो इसी तरीके का ही एक उसकी भी प्रोविजन है, लेकिन वो ज़रा वो क्रिमिनल लॉ की एक प्रोविजन है और उस पर वो ये है कि अगर कोई है तो ठीक नहीं है, एक बंदा फ्रॉड करे और वो सारे के सारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं और उसमें आप जो है वो पैसे जमा करा के तो क्लियर हो जाए। सर अब तो उसमें आई थिंक पनिशमेंट भी है, एडेड है, आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। It will be considered as a confession. As a confession. Okay, plea bargain will be considered as a confession. देखिए इसके ऊपर ना वो बहुत सारे फिर गुंजाइश मिल जाती है लोगों को, यानी कि वो जो जजमेंट है एविडेंस के बाद किसी की कन्विक्शन की और कन्फेशन की दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो इसलिए वो उसको उस तरीके से आप नहीं दे सकते। अच्छा जी ये बताएं जी कि FIR में किस किसने सही तैयारी की हुई है? जी आ जाए ना फिर दो बंदे, एक आ जाए प्रोसिक्यूशन साइड से और एक डिफेंस साइड से। जी ग्रुप्स नहीं, इधर आके आर्गू करें ना केस सीधा मैम आप आए ना। जी आप आए, क्या इसके तरफ FIR है ना आपके पास, और आप कौन सी आपने क्या तैयारी की है? सर प्रोसिक्यूशन मैंने तो सिर्फ ऑफेंसेस पढ़े हैं प्रोसिक्यूशन। आप प्रोसिक्यूशन साइड से तो डिफेंस साइड से? हाँ जी आप इधर है ना, आपने डिफेंस साइड से तैयारी की है क्या? तैयारी नहीं की सर, कर लेते हैं। क्या नाम सबसे पहले तो जर्मन नहीं लेके जाऊंगा सर। जर्मन तो इधर होगी नहीं सर। नाम मेरा मशाल खान है और जो भी आर्गू करना है सबसे पहले अपना नाम बताएं, किस यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया वो बताएं और उसके बाद फिर शुरू कर दें कि आपने इसकी बेल करवानी है, आपने इसकी बेल जो है रिजेक्ट करवानी है और आपने इसकी बेल करवानी है। ठीक हो गया? आपने FIR पढ़ी है? ब्रीफ निकाल के आते हैं ना कोर्ट में, इस तरह आ जाते हैं, इधर आके खड़े हो जाते हैं, पता नहीं होता किसी बात का। ये देखो ये जब कोर्ट में आप जाते हैं ना तो इसी तरह मैं आपको बिल्कुल वही बातें करूंगा जिस तरह से कोर्ट में बात जो हमारे साथ होती हैं वो आपके साथ करेंगे, तो इसलिए ये इस बात पे नाराज नहीं होना। सर वो हाई कोर्ट वाले तो थोड़े ज्यादा कर दिए
वो आप आएंगे तो फिर हाई कोर्ट बन के किधर है जनाब आपका ब्रीफ को छोड़िए मैं डायरेक्ट हाँ जी खड़े एक्सक्यूज मी ये सुन लें फिर आपने आना है इधर तो ये ना हो इधर को बना आके बोले ना ठीक है चलें सर एफआईआर नंबर 18 नाम अपना पहले बताएं मेरा नाम किधर से नजदीक है वो भी बताएं ठीक है मेरा नाम मशाल खान है ठीक है मैंने SIL स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ से LLB की है और मैं 2022 का ग्रेजुएट हूँ और अभी जो है ना मैं केस कर दूँ एफआईआर सर 18/23 का नंबर है एफआईआर थाना नीलोर है जिला इस्लामाबाद E-टैक्स 100 तारीख वक्त वक़ुआ 10:30 बजे का है 5 फरवरी 2023। सर यहाँ पर 2 बंदे इन्होंने नॉमिनेट किए हैं जो हमारे एफआईआर लॉजर हैं जिनका नाम है साहिल राजा मोहम्मद जफ़ीर वल राजा मोहम्मद आरिफ। इन्होंने जो 2 बंदे नॉमिनेट किए हैं वो हैं मैं पढ़ लेता हूँ सर एक नासिर है और एक उमर है। इन दोनों को इन्होंने नॉमिनेट किया है और ये कह रहे हैं कि 30 से 35 मुसल्लह अफराद आए थे हमारे घर की साइड को। तो सर इसका ग्राउंड क्या है आपकी बेल के ग्राउंड क्या है सीधे ग्राउंड क्या है सर ग्राउंड यही है कि अननेसेसरीली इन्होंने जो है ना नॉमिनेट किया बंदे को। जो बंदे हैं ही नहीं उनको इन्होंने नॉमिनेट कर दिया इनके किसी और के साथ तनाज़ा चल रहा है और इन्होंने हमारे बंदों को नॉमिनेट कर दिया है। तो आपको क्यों नॉमिनेट किया है सर विद नो लीगल ग्राउंड्स इन्होंने नॉमिनेट किया है। इनके घर पे पहले भी कोई यार तो मुझे नहीं नॉमिनेट किया है आपको नहीं किया इनको नहीं किया इस बंदे को क्यों नॉमिनेट किया है वजह तो होगी ना ऐसे थोड़ा ही होता है सर वजह तो कोई नहीं है लेकिन इन्होंने जो है ना वो कर दिया नॉमिनेट कर दिया है लेकिन अब क्या कर सकते हैं बस यही ग्राउंड है यही ग्राउंड देश देश में आप बताएंगे अभी ये ऑर्डर वापस कर रहा हूँ मैं आप जी क्यों नहीं होनी चाहिए सर क्योंकि सिर्फ होनी चाहिए केस में तो हमने नॉमिनेट कर दिया पूरे बंदों में नाम किए और उसके बाद हमने तो मोटिव बताया कि ये जमीन के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं तो इस मोटिव की वजह से इन्होंने प्रेशराइज करने की वजह से उसके घर के ऊपर हमला किया और कोई ग्राउंड और ऐसे तो जो वकीलों की तैयारियां है इस केस में उसके मुताबिक उसकी बेल बनती नहीं है क्योंकि वकील साहब को तो पता ही नहीं है कि क्यों बेल दें और प्रोसिक्यूशन है तो सही ग्राउंड बताया है कि इस ग्राउंड से उसकी बेल खारिज होनी चाहिए। तो जी बहुत अच्छे आप बैठे आप आएंगे आप आ जाए पहले आपने किस साइड से आना बेल कराने वाली साइड से प्रोसिक्यूशन साइड से इधर आ जाए आएंगे डिफेंस वाले नहीं इतने पीछे से नहीं इधर जरा पहले ये मैं इधर वाले आप आए ना सर इधर आए ना सर तैयारी नहीं सर तैयारी नहीं की तो देखते हैं तो खा जाए ना रहमान मेरा नाम है पुराना ग्रेजुएशन इस्लामिक से तो ये सब बात सुन लें प्लीज बातें ना करना इनकी बात सुन लें फिर आते हैं फिर आप कहते हैं तैयारी नहीं की तो किसी और की तैयारी सुन के वही आके बता दें मैं सब डिफेंस से हूँ तो वही मेरा जो हमारा क्लाइंट सर वो ये हम ये कहेंगे कि ये तो इस मौके पर तो इधर था ही नहीं वो तो किधर था वो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो आउट ऑफ सिटी था और कोई ग्राउंड तो फिर नामजद क्यों हुआ है इसके अलावा सर इस पे उन्होंने जो देखा है कि दिन 10:30 बजे ये हुआ है तो हुआ तो 10 बजे वो फिर गए गेट को ताला तोड़ा गया तो रात को 10 बजे तो मुंह दरवाजे खुले होते हैं गेट तो बंद नहीं होते हैं इसमें फिर मतलब की बात तो नहीं है ना गेट जो है वो खुला ही होगा वो बंद था तो उसने आगे तोड़ा है और कोई ग्राउंड होता है बस यही ग्राउंड है आप बताएंगे सर इसमें जो कह रहे हैं कि हमारा बंदा जो है वो सिटी में नहीं था सो बेसिकली हम एफआईआर से ये पता चल रहा है कि इनकी आपस में पहले दुश्मनी चल रही है पहले भी अटैक हो चुका है इनके भाई के घर पे भी अटैक हुआ है और इससे पता चलता है कि द प्रीवियस रिलेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और ये जो बंदा हमने रिलेशन या प्रीवियस दुश्मनी रिलेशन बैड रिलेशन और ये जो बंदे हमने नामजद किए हैं दे फैसिलिटेट जो कि 30-35 लोग आए हैं ही अबेटेड दैट तो सेक्शन लगा हुआ है ना बैटमेंट का तो इज इन्वॉल्व इन दैट उसको तो ऊपर तो और एंड देयर आर नहीं ये बैटमेंट वाला तो है नहीं ये तो वो है जो मौके पे मौजूद है नासिर जो है आप उसकी ये उसकी बेल जिन्होंने लगाई है जो मौके पे मौजूद है
नहीं सर, इसमें लिखा है कि जो यही लोग हैं जो कि सहूलकारी करते हैं, कि ये 35-35 लोग नहीं है, ये वो है जो कि इस ग्रुप को, कि जो माफिया का ग्रुप है उसको फैसिलिटेट करते हैं, और ये माफिया के लोग हैं, इनके साथ तो बिल्कुल लीने क्या एविडेंस है कि माफिया के लोग? सर असलम के पास देखिए 800 खाली पड़े, 800 मैगजीन, अगर आपके पास दौरे नीचे पड़े दैट शोज द केस की कितनी सिवियरिटी है। 800 टाइम्स, सो इफ दे हैव दैट मच दैट मींस दे डू बिलोंग टू 800 एम्प्टीज हैं तो किसी को गोली लगी नहीं सर, वो तो लग भी सकती थी ना, ये तो नहीं कहा कि लगी नहीं गोली, इसमें नहीं 800 गोल अगर बरामद हुआ है तो लेकिन 800 बंदा फायर करता है, इंटिमिडेट किया है, इधर तो मेरे सामने वो खड़ा और मैं पत्थर मारूंगा तो उसको लगेगा। 800 गोलियां चली, इंटिमिडेट किया है उन्होंने, ठीक है, इस इंटेंट से कि लोग डर जाएंगे, और उन्होंने जो है ना सीधी अच्छा ये 800 फायर जो है उन्होंने डराने के लिए किया है। सर देखिए यहाँ पे लिखा है सीधी फायरिंग कर दी मेरे ऊपर, वो तो बच गया, उसकी अपनी लक है, लेकिन ये तो उन्होंने सीधी फायरिंग की थी, उसके बाद पूरी घर की दीवार को आपका नंबर आएगा ना, मैं आपसे पूछूंगा शायद। उसका पूरी घर की दीवार को उन्होंने खराब कर दिया, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वो नहीं कर दिया, और उसके बाद नहीं तो इसमें कौन सा ऐसा ऑफेंस है? सर ऑफेंसेस एक मिनट उनकी मेरी बात सुने ना, फिर आपकी तरफ चला जाते हैं। कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिस पे आप कहते हैं कि ये ऑफेंस है जिस वजह से उसकी बेल डिसमिस करें? सर इसमें एक तो क्रिमिनल ट्रेसपैसिंग की है, इंटिमिडेशन की है, उसके बाद डायरेक्ट फायरिंग की है, उसको ट्रेसपास का तो गोलियां लगी हुई है, क्रिमिनल ट्रेसपैसिंग की है ना, कि घर के अंदर तो नहीं है, बट द प्रेमिसेस जब उन्होंने गेट तोड़ के अंदर आकर गोलियां कौन सी है? सर इसमें जो ट्रेसपैसिंग वाली, सर ट्रेसपैसिंग वाली इज 447, ठीक है, पंच बेलेबल ऑफेंस है, वेरिएबल तो है सर, लेकिन इसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा है, दीस पीपल, और एप्रीहेंशन है कि दोबारा भी हो सकता है। यस दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी। तो आपने जिस तरह से तैयारी की हुई है तो लगता तो ये बंदे की बेल ना दे, और जिस तरह से जिस इनके वकील साहब ने या तो पता नहीं ही नहीं गई जिस तरीके से वो बेल जो है ये आप बताएं, और को बात रह गई फरमाया कि 800 गोलियां सर चली है, कोई बंदे जख्मी नहीं है, और उसको कोई मेडिकल बंदा मरेगा तो फिर रिपोर्ट नहीं है कोई इस तरह की। और दूसरा सर ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि हम चुप रहे थे, तो चुप थे भी फिर उन्होंने शनाख्त परेड किसी कर दी मुसलमान जब वो आए तो उन्होंने देख लिया ना, उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की तो ये पीछे हो गए होंगे। सर ये खुद भी बंदा खड़ा होता है, बंदा खड़ा हो सकता है लेकिन गोली मारे सर ये खुद नामालूम मसल अपराध फिर के अपराध नाम की है। नहीं नाम तो आपके बंदे तो नामजद है, नामालूम की बेल तो अभी आई नहीं है, लेकिन 800 गोलियां चलाई हैं आपने तो किसी को लग भी सकती थी। ये तो ऑफेंस 324 बनता है, लगाया नहीं है पुलिस ने। ये भी मुमकिन नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहला फाइटिंग क्या है, आपके साथ क्या चल रहा है, क्यों उन्होंने आपको नामजद किया है? हमारे क्लाइंट कोई और खाली वो स्टोरी सुनाता है, वो कहता है कि क्या नहीं बेल डिसमिस करता है। एक मिनट हाँ नहीं आप कितने साइड से आना है आपने? मैडम कौन सी साइड से करना है? तो आ जाना प्लस में आ जाए आप उधर अभी सही डायरेक्शन पे हैं। हाँ जी बताएं। सर इसमें एक पॉइंट सर ये कि ये जो फैंसी से ये प्रोहिबिटेड क्लास में जो फॉल नहीं करती हैं, प्रोहिबिटेड क्लास में फॉल नहीं करती। आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मैंने भी सोफिया, क्या नाम है? सोफिया रसूल। किधर से आपने एलएलबी किया है? आरएलसी ऑटोनॉमी इलाका। गवर्नमेंट इलाका, ठीक है। आप बताएं ग्राउंड्स क्या हैं आपकी बेल के? सर ये जो ऑफेंसेस जो हैं ये नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में फॉल करते हैं, पहला ग्राउंड ठीक है आपका। आगे इसकी बेल एक तो ये कोई रूल तो नहीं है ना, नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में फॉल करते हैं तो आप बेशक जो मर्जी ऑफेंस करते हैं आपको बेल दीजिए। और कोई ग्राउंड बताएं सर। एक्चुअली एट अ टाइम जो है सिटी वगैरह में था ग्राउंड है, ठीक है। प्ली इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कौन सी प्ली कहते हैं? प्ली ऑफ एलिबल। ठीक, उससे कोई आपने एविडेंस दी है? यस सर, एविडेंस दी। आपने एविडेंस दिए तो तफ्तीशी अफसर तो कहता है कि ये बना मौके पे।
सर नहीं मिला मिला हुआ है दूसरी पार्टी के साथ, तो आपके साथ क्यों नहीं मिला? आपके साथ क्यों नहीं मिला? चलिए जी, आप बताएं जी किस लिए उसकी बेल जो है वो खारिज की है? ठीक है। FIR, no deliberation, ठीक है, no consultation, no manner of ID. Declare guilty while investigation. Specific role has been attributed to every. थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि ये पीछे To every recovery has been effected. Good. Yet to be effected, accused are hard and desperate. सर इसमें अभी तक इनसे बरामदी हो रही है 800 गोल्ड बरामद पुलिस ने मौके पर किए हैं सर। तो उनके साथ FIR के मुताबिक हमारे वर्षन के मुताबिक 324 जो है PBC के मुताबिक लाज होनी चाहिए थी, जो नहीं लगी सर। तो स्पेसिफिक रोल है। ठीक हो गया जी, मैं सर इसके साथ 7 ADA बनती है 30-35 780 का क्या इंग्रेडिएंट है इसमें? सर ये इकट्ठे आए हैं सर जो 780 में तो ये तो अंडा दोनों फैरन की सर 780 के इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ ये बात है मेजर एड्रो कि अगर वो किसी सरकार पब्लिक ऑफिस पे या किसी सरकारी बंदे को ड्यूटी के दौरान थ्रेट करते हैं और वो थ्रेट इस तरह हो तो उसकी वजह से जो थ्रेट जो है वो हर जगह पे फैले, तो वो उसको 780 जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है या झगड़े हैं उस पर 780 अप्लाई नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है लेटेस्ट, उसके बाद फिर पहले इंडिविजुअल झगड़ों के ऊपर भी यार होता था, लेकिन अभी जो है वो नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने आर्गू किया। आप आ जाए, आप भी आ जाए, दोनों आ जाए। नाम बदल करेगी, नाम से लॉ कॉलेज से मैं भी डिफेंस साइड नहीं तो इधर क्यों खड़े हो? डिफेंस साइड पे तो उसके साथ खड़े होना जाके, वो खड़ा हो गया तो तुम उसके साथ खड़े होना, डायरेक्शन ही वही बनती है। पिटिशनर उधर खड़ा होता है, दोनों बैठे खड़े हो जाओ। आप बैठ जाए, आपकी मैं बाद में सुनता हूँ बात। पहले एक वकील बहस कर ले, फिर दूसरे की सुनेंगे ना यार। 10 वकील हो सकते हैं लेकिन बारी बारी बोलेंगे ना, ये सारे इकट्ठे बोलेंगे। हाँ जी, ये इधर आए ना, कोई आए ना, आप आए ना। हाँ जी, वैम्पर साहब बताएं किस मुद्दम की तरफ से आप कहते हैं बेल इसकी होनी चाहिए, नासिर की या दोनों की तरफ? दोनों की होनी चाहिए। किस ग्राउंड पे? सर पहला ग्राउंड डिले है, डिले कितनी देर का डिले है? 4.5 घंटे। चलो 4.5 घंटे डिले हो गया। और क्योंकि वो कुआं से थाने का फासला भी कम है, 6 किलोमीटर का फासला है। 6 किलोमीटर पैदल जाए तो यार 4 घंटे तो लग ही जाए। और दूसरा ग्राउंड में एडमिटेड की सिविल डिस्प्यूट है दोनों के दरमियान। वो किधर एडमिट है? सर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा ये FIR में पैरा नंबर 1 2 3 4 5 में लिखा वो पढ़ देना, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर, चुपकर अपनी जान बचे मौखत 2 फरवरी को हमारी मलकियती अराजी व मकानात पर इन लोगों ने कब्जा किया, तो मैंने इस बाबत दरखास्त थाना हज़ार में गुजारी, लेकिन ताहाल इस दरखास्त पर FIR ठीक हो गया। पहले से मसला क्या है? पहले से मसला चले अगला ग्राउंड। अगला ग्राउंड सर कोई आई विटनेस नहीं है। नहीं, इसलिए तो मुझे ही पता है विटनेस है ना यार, क्या करते तो ये तो कह रहे थे कि ना कि 800 गोलियां चली, 800 गोलियां चली है, तो कोई ना कोई जख्मी तो हुआ होगा वहाँ पे। अब 800 बंदा अगर बच गया तो जरूरी गोली मारनी है। सर उसके बाद से ये जो कह रहे हैं ना CD फायर कर, अब CD फायर करने का मतलब आपके ऊपर फायर कर दी। मेरे ऊपर ना करो ना, इनका कहना है कि सर मेरी CD फायर कर दी। CD फायर मैंने कर दी तो कोई ना कोई गोली तो लगी होगी। ठीक हो गया। और कोई ग्राउंड है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफेंडर है? फर्स्ट ऑफेंडर कोई क्रिमिनल, और मौके पे था ही नहीं सर। लिया पहली भाई है मौके पे था ही नहीं। इन्होंने किधर था? मैं तो था ही इस्लामाबाद में, लेकिन इस्लामाबाद का ही वकूआ है यार। इस्लामाबाद का वकूआ है, लेकिन जहाँ पे वकूआ हुआ मैं वहाँ पे नहीं था।
उस जगह पे नहीं थे तो आप किधर थे? मैं अपने घर पे। ये देखो ना, प्ली अगली भाई होती है कि आपने स्पेसिफिकली बताना है और आपने फर्स्ट इंस्टेंस में यानी कि आप बेल पिटीशन लिख रहे हैं तो उसमें लिखना है आपने कि ये बंदा इस वक्त इस जगह का अक्रेंस है, तो इस वक्त ये बंदा फलां जगह पे था। मैं तो अपने घर पे था सुबह के टाइम पे, मैं तो मौके पे था ही। और कोई प्रॉब्लम? और कोई जजमेंट लेके आए? जजमेंट बताओ कौन सी जजमेंट लाए? PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट शासन। ये क्या कहती है PLD 2021? पढ़ो ना ये जजमेंट। लाए हो बुक? तो क्या लेके आए? मतलब इस तरह केस तैयार करते हैं, फीस ले लेते हो और काम भी करते हो। ये तो कोई तरीका नहीं है आगे। अब मैं किताब खुद लेके आऊँ और बैठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में करूँ। तुम्हारा क्या यार, बाद में तब दे दोगे आप। ठीक है, जिस दिन दोगे उसी दिन आर्डर होगा। आप बताएं। एडवोकेट मोहम्मद तैयब अफजल, लॉ सर इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किए। सर FIR की अगर बात करें तो 5/2/23 सुबह 10:30 का हुआ है और सर जो रिपोर्ट हो रही है वो भी 5/2/23 2:55 का दिन को। तो सर FIR जो लॉन्च हुई है वो बिल्कुल वैलिड टाइम है। सर अगर FIR का मतन हम पढ़ते हैं कि 5 फरवरी को सुबह तकरीबन 10:30 अपने घर पर मौजूद था, बाहर जोर जोर से गेट तोड़ने की आवाजें आना शुरू हो गई। बाहर निकल कर देखा तो 30-35 नामालूम अफराद मुसल्लह क्लाशनकोफ हमारे गेट का ताला तोड़ रहे थे। यहाँ पे सर इनका मोटिव जाहिर हो रहा है। मेरे मना करने पर क्लाशनकोफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मैंने दीवार का सहारा लेकर अपने आप को बचाया तो उन्होंने मेरे घर पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी और मेरे घर की दीवारों को नहीं, आप बताएं कि 800 फायर हुआ है। जी सर। लगा क्यों नहीं है किसी को? सर यहाँ भी ये खुद बता रहे हैं सर, हमने बताया कि हमारी दीवारों पे फायरिंग कर रहे थे और हमको नहीं बोलते नहीं। देखो ये जो है ना मैनर्स, यही तो आपने बात सीखनी है कि जब कोई बंदा दूसरा बात कर रहा हो तो उसके दरमियान में अपनी टांग नहीं अड़ानी, ठीक है? तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपके केस के ऊपर भी इसका जाहिर है। जिसने फैसला करना है वो आपसे खुश होगा, आपसे राजी होगा, तो आपके हाथ में जब बिल्कुल प्रपोजिशन इक्वल आ जाती है तो फिर आपको वो नंबर मिलते हैं जो आपने, जिस तरह आप बुक नहीं लेके आए। अगर आप बुक लेके आते आप जो आपने 21 वाली SEMR बताई है वो 7 होती है आपके, तो इसका आपका प्रॉपर एक वो जज के जहन में जाता है कि यार ये बंदा तैयारी करके आया, वाकई सीरियस है इस केस में, ठीक है ना? तो इसलिए और ये दूसरा बंदा आपको कर रहा हो तो करने दें, जब खत्म हो तो उसके बाद फिर आप जो बात करनी है वो कर रहे हैं। तो सर मेरे ग्राउंड ये है कि FIR वैलिड टाइम है सर, इनका मोटिव और दो दफा ना, एक दफा बात करें ना आपको कोई नई बात है होता है। उसके बाद सर इनकी वजह नाज भी मौजूद है सर, हमारी अराजी पे कब्जा करना। वजह नाज तो पर्चे की मौजूद है, तो यही तो वो कहते हैं कि यही पहला फैडी है कि पहले इनका डिस्प्यूट है। सर पहले हमारा डिस्प्यूट है, लेकिन सर ये अभी आके दोबारा ये जो मोटिव है ना, ये डबल वेपन इसको कहते हैं। देखिए मोटिव के हवाले से एक्यूज भी कहता है कि हमारा इसके साथ मोटिव है, तो उस मोटिव की वजह से हमें इम्प्लीकेट कराया गया, और जो प्रोसिक्यूशन है वो भी कहती है कि इसका हमारे साथ ये मोटिव था तो इसलिए इसने हमारे ऊपर ये अटैक किया। तो मोटिव को कहते हैं डबल एज वेपन, तो वो इधर भी इस्तेमाल हो सकता है एक्यूज के फेवर में भी और प्रोसिक्यूशन के फेवर में। हाँ जी। और तो सर बेल पिटिशन की हद तक सर जो सर हमारी मैलिस एंड मैलाफाइडी साबित होनी थी जो डिफेंस नहीं कर सका, इसमें सर एक मैं जजमेंट देना चाहूंगा डिफेंस 440 के साथ सर 2016 YLR 1863, ठीक है। इसमें सर ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि रिकवरी येट टू बी इफेक्टिव। सर हमारी भी यहाँ पे रिकवरी सर अभी इफेक्ट होनी है अगर इनको बेल मिल जाती है। अक्यूज्ड फेल टू एस्टैब्लिश मैलाफाइडी ऑन द पार्टी ऑफ द कंप्लेनेंट, फेल टू मेक आउट अ केस फॉर द कंफर्मेशन ऑफ बेल। देखो ना इसने जजमेंट पढ़ी है, काम बराबर हो गया था, तो फिर इसकी जजमेंट पढ़ने की वजह से आपकी जमानत खारिज होगी। आए ना जी, किधर गए आप भाईजान? इधर हैं। इधर है ना जी, कोई सरकार कोई नहीं है? आया हाँ जी। असदुल्लाह मलिक सर, ग्रेड लॉ फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक। क्या बोल रहा हूँ जरा, रोटी नहीं खाई सुबह? I have done LLB Sharia and Law from International Islamic University. Yes.
सर सबसे पहले जो मैं प्ली ले रहा हूँ सर कि पुलिस के गवर्नमेंट सर जो है सर एक्यूज के साथ मिलकर पुलिस मिली हुई है, क्योंकि सर यहाँ पे जो इनका पहले से डिस्प्यूट चल रहा था सर, जो उन्होंने FIR की दरखास्त दी, FIR की दरखास्त दी जो कि FIR पुलिस ने नहीं की। वो जो पहले अक्रेंस हुआ है जी सर, ठीक हो गया, एक राउंड हो गया, अगला राउंड था। और दूसरी सर उसके भाई के घर पे दोबारा हमला हुआ एक दिन पहले, उसकी भी उन्होंने 1-5 पे रिपोर्ट की। इस अक्रेंस के बारे में क्या कहते हैं कि इसमें कौन कौन सा ग्राउंड है, कौन सी जगह है जिस वजह से आपकी बेल ग्रांट की जाए? सर सबसे पहले तो प्ली ऑफ एलिबाई सर जो है कि किधर थे आप? सर मैं कहीं और था जो यही तो अभी आपको समझाया कि आपने बताना है कि मैं फलां जगह पे था, लेकिन प्ली ऑफ एलिबाई में जब आप ये नहीं आपने कहना कि मैं इधर नहीं था, आपने कहना है कि मैं फलां जगह पे था उस टाइम पे, उसकी फिर एविडेंस देनी है आपने आगे। नेक्स्ट राउंड सर ये है कि कोई प्रॉपर्टी क्लास, नॉन प्रॉपर्टी क्लास, ये भी बताओ ना। वो फाल नहीं करते सर। किधर नहीं फाल करता? नॉन प्रॉपर्टी क्लास में। प्रॉपर्टी क्लास में फाल नहीं करता, नॉन प्रॉपर्टी क्लास में तो फाल करता है। नहीं कह रहा। हाँ, ये नहीं कह रहे, उल्टा कह रहे हो कि आगे बताओ। सर इसी बेस्ट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कोई जजमेंट ले आओ। जजमेंट हैं? जजमेंट पड़ी हुई है सर। किधर है? तो फिर फैसला भी वेबसाइट से ही ले लें। इतना तुम जो है वो कर रहे थे शोध तैयारी, तुमने ये की है, इस तरह तैयारी करके आते हैं, इस तैयारी के ऊपर तो तुम्हारी बेल छोड़ के कुछ भी नहीं, सुपरदारी भी नहीं मिलती। जब बेल में जाती है फिर कीजिएगा जी, बेल में जाती है फिर कीजिएगा, इस वजह से जल्दी में। अच्छा अच्छा, हाँ जी आप बताएं ये जो जिस तरह से ग्राउंड में बताया बंदा मौके पर मौजूद नहीं है, चलें जी पुलिस की मेला फाइडी भी है और ये सारे ग्राउंड हैं, तो बेल पैर की नॉन प्रॉपर्टी क्लास में फाल करता है, तो क्या ग्राउंड है कि इस बंदे की बेल ना दी जाए? नासिर हुसैन फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले सर ये एक केस हुआ है लैंड बेस्ड ऑन 2019 SC 1129। इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये क्लियर कर लिखा हुआ कि बेल बिफोर अरेस्ट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी। एक तो ये चीज़, दूसरा सर जहाँ पे मेलाफाइड अल्टीरियर मोटिव और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो तो वहाँ पे प्री अरेस्ट बेल नहीं हो सकती। ये अनदर जजमेंट है हिदायतुल्लाह खान केस PLD 1949 लाहौर 21। इन दोनों केसेस में सर ये काम किया गया। ये हिदायतुल्लाह केस जो है ये आपने पढ़ा हुआ है? नो सर, इसमें थोड़े मैंने हेड नोट्स पढ़े, लेकिन ऊपर वाला जो केस है SC 19 वो मैं पढ़ा, उसके पढ़ना है। ये हिदायतुल्लाह वर्सेस फ्रॉम जो है ये आपने केस ना पढ़ना है। ये अभी मैं आपको ना इसके बाद जो चीज़ बतानी है बेल के हवाले से वो इसी केस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताना है। और कोई बात उसके अलावा सर ये कह रहे हैं कि हम उस वक्त मौका वारदात मौजूद नहीं थे, तो सर FIR के अंदर आप इधर हैं, आप जो इधर आ मेरे पास आ जाओ। दो अक्यूज हैं वो 149 के तहत इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। उन्होंने अटैक किया था, उन्होंने सहूलत करी थी, दे हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट वेपन्स एंड और डिफरेंट चीज़ें। इसकी वजह से देखा है इस तरह इसको कहते हैं तैयारी। समझ गए मेरी बात? इस तरह अगर तैयारी करके आओगे तो आपका क्लाइंट जो पीछे खड़ा होगा वो भी सुनेगा कि यार हमारे वकील ने जो तैयारी की है। आप इधर ही खड़े हो ना, इधर इसके बाद आपने करनी है। तो तैयारी जो है वो इसलिए आपको 2 दिन पहले FIR दी थी कि कुछ तैयारी करके आओ। किन के साथ होते हैं आप? ये दोनों एक ही बेच किसी आ सर, एक 17 इस्लामिक यूनिवर्सिटी अलग अलग सेक्शन से। वो यार CR खत्म हो गया ना, होते किस चैम्बर में? शेर अहमद खान। किसके? शेर अहमद खान। शेर अहमद खान और आप? मोहम्मद हबीबुल्लाह खान। हबीब साहब तो टैक्स के सिविल का लगा। चलो बस तुम शरारती हो खाली और किसी काम के नहीं। ये बेसिकली देखें, मैंने यहाँ पे आपको बुला के किसी को मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूँ, ठीक है? ये तो वैसे चलें, क्योंकि थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि आप घंटे 2 घंटे पे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाए, आपका इंटरेस्ट बन हो। इधर बुलाने का सिर्फ मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने आज तक कोई केस आर्गू ही नहीं किया, ठीक है? तो ये आप थोड़ा बहुत आपको ये हो जाएगा, इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे कि ये किस तरह से कोर्ट में जाके प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह करनी है। अभी 1-2 लोगों ने देखे ना, मैं आपको जो सुनने का कहता हूँ
इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है वो बहुत अच्छी दी है, और पहले भी 2-3 लोगों को मैंने देखा है। तो इस तरह से तैयारी करके अपनी प्रपोजिशन के ऊपर केस ला निकालें, उसको पढ़ें, उस सेक्शन रेलिवेंट को पढ़ें, फिर आपको जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको वैसे ही चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि ये भी आर्गू करना है, ये भी आर्गू करना है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। हाँ जी, इधर आए ना जी, तो प्रोसिक्यूशन साइड से डिफेंस वाले आगे खड़े हैं ना, प्रोसिक्यूशन करनी है आपने, डिफेंस करनी है, आओ। मेरा नाम है सर, पंजाब ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो खैर में फर्स्ट टाइम में इन्होंने अपनी जो इंटेंशन है वो जाहिर कर दी कि पेशे के लिहाज से बंदा वकील है जो कंप्लेनेंट है वकील होना तो जुर्म है सर। मैं जुर्म तो नहीं, मैं आगे साथ साथ इसको मैं इंटेंशन को ठीक। दूसरी बात सर इनकी ये सेकंड थर्ड लास्ट लाइन में इन्होंने अपना वो जो इनका जो पहले से ओकरेंस चल रहा है इनके आपस में सिविल डिस्प्यूट चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जमीन पे कब्जा करने की ठीक हो गया। और मेरे फाइड इंटेंशन ये है कि ये जो बंदे नॉमिनेटेड एफआईआर ये तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। हमारा तो फिर 800 को गोली किसने चलाई? ये तो 30-35 जो नामालूम अफराद है उन्होंने खाली चलाई, फायरिंग तो फिर नाम क्यों दिया इन्होंने? सर ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इनका जो आपस में जो पहले डिस्प्यूट चल रहा था इस पे इनको इन्फ्लुएंशियल होने के लिए इन्होंने इनका नाम इस एफआईआर में पिछले झगड़े की वजह से जी, ताकि जो इनका सिविल नेचर का जो केस और ठीक है। नेक्स्ट राउंड दूसरा सर ये कि इसमें नेक्स्ट राउंड जो है ये जो बंदे ये जो ऑफेंसिव एलेज हुए हैं एफआईआर में ये मौके पे मौजूद ही नहीं थे, तो सर इनके ऊपर ये ट्रेसपास का किस तरह मतलब ऑफेंस जो है ठीक है। और नेक्स्ट राउंड ये है कि सर केस ला मोबाइल से केस लाया ये सर वो फिक्स के मोबाइल में लिखे होंगे, मोबाइल में नहीं लिखते, कागज के ऊपर लिख के लाते हैं, दाल में मोबाइल में खोलते हैं। ठीक है, हमारा केस ला बोलो, टाइटल क्या है उसका केस का जो केस ला लेके 2023 CMR 308 है, जिसमें यह है कि किसी भी जमानत को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि केस का ट्रायल शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है, ये केस का देखा जाएगा कि अगर ऑफेंसिव 497 के क्लोज अभी तो प्री रेस्ट बेल में ट्रायल के बाद में यार शुरू होगा। जी सर, ये ऑफेंसिव 497 सब क्लास 2 में अगर फॉल नहीं करते हैं हाँ, ये ग्राउंड आपने सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियर कर ली भाई, ये और मेला कर दी, ये 3 आपके अच्छे ग्राउंड ग्राउंड कर दीजिए। फीस ले लिया, चलो फिर देखते आप बताइए। सर नूर खालिद मसूद यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की है। सर FIR की कंटेंट को देखते हुए सर सबसे पहले इसमें जो तारीख है वो स्पेसिफिकली मेंशन है, तारीख और जाए वक़ुआ, इसमें कोई शक नहीं है सर। सर इसमें जो नहीं, वो आप कहते हैं शक नहीं, वो कहते हैं मौके पे ही नहीं थे। नहीं सर, मौके पे इस तरह नहीं थे, यहाँ पे फायरिंग हुई है सर, 800 गोलियाँ, उनका पोल बरामद हुई है और एक मैगजीन ASI साहब ने उसकी तस्वीरें ली है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो ये सर किस तरह ले सकते हैं कि और सर अभी से मजीद रिकवरी भी होनी है। इसमें कौन सा इतना बड़ा ये ऑफेंस है कि बेल ना दीजिए? सर 506 टू जो है वो सर क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, उसमें सर रिकवरी होनी है इनके साथ आगे भी। और ये कब्जा माफिया है बेसिकली कुछ पहले को FIR है इनके ऊपर। हाँ सर, वो यहाँ पे तो सर वो नहीं है मेरे पास सर, लेकिन रिकॉर्ड है, अंदर रिकॉर्ड है सर, प्रीवियस FIR भी है इनकी। काम इनका कब्जे करना है, इनका काम कब्जे करने का है सर। ये असले से लेस होते हैं सर, वो रिकवरी इफेक्टिव होनी है सर, काइंडली इसकी डिसमिस की जाए। सर मैं इसमें अगर डिबेट करना चाहूँ तो सर इसमें डिबेट ये है कि हमारे इससे पहले लॉ अबाइडिंग पर्सन है, हम इससे पहले हमारा कोई इस तरह का ऑकरेंस ना, हमारे ऊपर कोई FIR है ना, कुछ भी नहीं। एक और इसमें बात, FIR होगी ना, एविडेंस एक्ट के मुताबिक देखें FIR होना कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं है। हम बेल की हद तक FIR को रिकॉर्ड समझते हैं और आर्गू भी करते हैं, और एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है, 3 FIR के ऊपर उन्होंने आफ्टर रेस्ट बेल डिसमिस की हुई है। लेकिन वो कोई इलाज ना अच्छा समझा नहीं जाता है उसको कि वो अच्छा लाया। देखें, जो बंदे का रिकॉर्ड है वो तो जजमेंट से आएगा ना। अगर कोर्ट कोई आपको कन्विक्ट करती है तो फिर वो आपका रिकॉर्ड है नहीं कि आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। लेकिन खाली FIR होना
ये ऐसा कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि जिन लोगों के ऊपर 30-40 FIR हैं, तो इसको आप बेल की कॉन्टेक्स्ट में छोड़ भी नहीं सकते कि जी बिल्कुल 40 FIR हैं तो हम देखते हैं जब तक कन्विक्शन नहीं होगी तो इसको भेजें ग्राउंड करके। ठीक है जी, आपकी बेल अलाउड। हाँ जी, आज हसन आओ। क्या सर ये तो ये बातें इधर आके करोगे ना तो जवाब भी लेके जाओगे। इधर आओ, अगले में आ जाओ। प्रोसिक्यूशन आप आ जाए जी। मोबाइल पे क्या देख रहे हैं? तो निकाल रहे हैं कोई जजमेंट? अच्छा, मैंने जजमेंट तलाश कर रहा। किसने और आर्गू नहीं किया? मैडम आप कर चुकी हैं, कर देना, आप आके आर्गू करें, फीस मिलेगी आपको। हाँ जी। May it please the court, my name is Jerry Heather, I'm a graduate of the University of New South Wales. I appear कौन सी यूनिवर्सिटी? The University of New South Wales. जी, है किधर? In Australia. ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। I appear for the defendant in the main case and the applicant in these proceedings. डिफेंडेंट नहीं होता, पिटिशनर होता है। We'll be taking a number of grounds in relation to the bail application in this matter. The first ground that we'll be taking is, Your Honour, that there are no reasonable grounds for believing that the accused has committed the offence contained in the charge sheet. We say that, Your Honour, because our client has simply been named in the FIR. There is no evidence connecting him to the actual event. We say that because it's been alleged that the accused provided material, guns and other materials, allowing the event to occur. But Your Honour, we submit that there is no evidence actually connecting our client to that event, and therefore there are no reasonable grounds for believing that our client is the accused in this case. The second ground that we want to take is because that none of the charges mentioned in the charge sheet have a punishment of death or imprisonment attached to them. And Your Honour, there's authority from the Supreme Court saying that punishment prescribed, whether punishment prescribed for an offence is neither death nor imprisonment, grant of bail in such cases is a rule and refusal is an exception. My Lord, that's PLD 1997's SC 545, the case of Imtiaz Ahmed and the state. So that's our second ground. The third ground we'd like to take in this case is that there is no apprehension of abscondence on the part of our client. Your Honour, we would like this court to find that our client does not have a criminal record and does not have a record of ever absconding from the court in any previous matters. For those reasons, we pray that this bail application be granted. 800 MPs जो है, ये evidence नहीं है आपके खिलाफ? Your Honour, we've stated that there may have been evidence that the event occurred. We're not submitting that the event did not occur, or that there weren't 800 empties on the side of the event. We're merely stating that there is nothing to connect those materials to our client. If there is, then the burden of proving that is on the prosecution. And not only is the burden on them, they have to prove it beyond reasonable doubt that there is evidence connecting our client to those empties. And we submit that there isn't. ऐसे तो आपको सुनने का दिल ही होता है। इन्होंने देखें, बात यह है कि सारे के सारे 497 के ग्राउंड भी इन्होंने ऐड किए, तो बेसिकली क्लियर एज बेल है। लेकिन नकारी के चूंकि फर्दर इंक्वायरी क्योंकि इन्होंने अपने उसमें उसको डिफाइन किया है, फर्दर इंक्वायरी भी सारी बताई है, कनेक्टिंग मटेरियल भी सारा बताया है, और यही कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप किसी भी केस में आर्गू कर सकते हैं कि ये चीज़ें मिसिंग है हमारे केस में, इस वजह से हमें जो है वो बेल ग्रांट कर दी है। और फिर प्रॉपर्टी क्लास का भी इन्होंने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि
जजमेंट रेफर करके कि इस जजमेंट में आया कि जो ऑफेंसेस हैं प्रॉपर्टी क्लॉज में फॉल नहीं करते, उसका रूल है कि उनको बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। आप बताएं कि कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिनके ऊपर इनकी बेल डिसमिस की जाए और क्या एविडेंस है तो कनेक्ट करती है इस पिटिशनर को इस ऑफेंस के साथ। सर जी मेरा ये शरीफ आदमी बेचारा वकील है, सबसे पहले इसकी शराबत है। नहीं अच्छा तो सर ये कौन सा ग्राउंड हो गया? एक मिनट एक बात समझ ये शरीफ आदमी है और साथ वकील भी है, ये तो कोई ग्राउंड नहीं है। आप मुझे कानून देखें कोई किस ये ग्राउंड जो है वो किस जगह पे लिखा हुआ है कि 497 में 498 में जो वकील में दही हो तो बंदे की जमानत डिसमिस करें। नहीं उसकी शराफत का सबूत दीजिए, मैं बेचारा वकील है। अच्छा छोड़ें उसको, सबसे चले इसको छोड़ देते हैं, बाकी ग्राउंड बताएं। मतलब कि इनकी तकरीब हुई है कि एसआई के पास तमाम वो पिक्चर्स और सब कुछ मौजूद है और जो उनकी 800 गोलियां चली हैं, ये बताया कि वो किला के घर के बाहर कैमरे लगे थे, तमाम चीजें उसकी रिकॉर्डेड है ये कि ये 30-35 लोग जो थे वो इन्होंने ही बेचे हैं कि और भी हमारी जमीन पे पहले भी कब्जा करना चाहते थे। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा पे कुछ भी चल रहा हो, हवाई बातें, सब कुछ रिकॉर्डेड है। अगर आपके पास है मतलब रिकॉर्डिंग करवा के देखूं कि वो तो तफ्तीशी साहब के पास है ना, तफ्तीशी ने सारा रिकॉर्ड किया हुआ है जो भी बात है। वही 30-35 जो बंदे हैं वो इन्हीं के भेजे हुए हैं, ये हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। तो इनके भेजने का क्या सबूत है कि इन्होंने ये बंदे भेजे? क्योंकि पहले भी 2 तारीख वीडियो में तो वो बंदे आ गए ना, वीडियो में तो पिटिशनर नहीं, यही बात है। एमडी जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं, वो जो बाकी लोग हैं जो वीडियो में आए उनके साथ वो कनेक्ट होंगी। इस बंदे का जो रोल है वो आप बता रही हैं कि वो ये है कि इसने वो बंदे भेजे, तो इसका क्या एविडेंस है कि वो बंदे जो है पिटिशनर ने भेजे? सर 2 तारीख को एक इसके भाई के में हुआ, फिर 5 तारीख को इसके में भी हुआ। क्योंकि ये इनका काम ये है कि जमीन पे मतलब प्रॉपर्टी डीलर टाइप होते हैं कि कब्जा करके वो आगे बेचते हैं। इन्होंने ये जमीन नहीं बेची तो उन्होंने वकील साहब बता रहे हैं कोई शरीफ आदमी है। सर वो तो यही कि इनके शरीफ में उम्रा करके आए थे, वापसी में इनका केस हो गया। अच्छा कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें आप देखें ना बहुत सारे ऑफेंसेस में बेलेबल ऑफेंस हैं, तो कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें हम कहें कि ये ऑफेंस है चूंकि तो इसकी बेल जो है डिसमिस करनी चाहिए? 447 में मेयर विदाउट वारंट है, 447 तो है ही बेलेबल ऑफेंस। क्रिमिनल ट्रेसपास है, मेयर विदाउट समान इसको हमने इसमें सिर्फ 440 और 5062 जो है वो ये 2 नॉन अवेलेबल है, बाकी तो ऑफेंसेस ही अवेलेबल है और ये भी प्रॉपर्टी क्लास में फॉल नहीं करते। और फिर ऊपर से वकील ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के लाए, तो आप जज क्या करेगा? सर आप जज ना बिकते ना, हमारे पास सारे सबूत तो हैं। देखिए आप तो पहले ही हमें जो है वो कह दिए कि आप उनकी तरफ हो गए। अब देखिए हम बता रहे हैं ऐसा के पास हमारी तमाम अच्छा कोई जजमेंट बताएं कि 440 में जमानत डिसमिस हुई हो? जजमेंट नहीं लाया लेकिन बस खत्म हो गई ना, फिर बात बेल अलाउड करनी पड़ेगी। सर ऑस्ट्रेलिया को तो बेल कह रही हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया को तो बेल नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया को नहीं दे रहे हैं, वो उसकी जो जजमेंट है उसको बेल दे रहे हैं। तो ये आपने दोनों वकीलों की अदालत देखी है ना, देखें इन्होंने बहुत अच्छा आर्गू किया है। ये नहीं कि इनके जो आर्गूमेंट्स हैं या कोई ऐसी बात है, जो चीजें थी उन्होंने सारी की सारी आर्गू। इनमें और इनमें सिर्फ फर्क इतना है कि इन्होंने 3 जो बातें बताई हैं वो रेलेवेंट प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में बताई हैं कि 497 के जो ग्राउंड है वो लिए, 498 के जो ग्राउंड है वो लिए, और फिर जजमेंट में कि नॉन प्रोपर्टी क्लास में फॉल करता है तो बेल देनी चाहिए। इनमें भी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो ग्राउंड थे वो सारे के सारे लिए एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन इन्होंने जजमेंट पेश नहीं की। तो ये इनके और इनके आर्गूमेंट्स में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इन्होंने जजमेंट पेश नहीं की और इन्होंने सेक्शन के हवाले से प्रॉपर आर्गू नहीं किया। जनरली इन्होंने पूरी एफआईआर के हवाले से बहुत अच्छा आर्गू किया, तो बेल तो अलाउड हो गई है, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा आर्गू किया। हाँ जी आओ ना जी, डिफेंस वाले भी आ जाए सर। एक क्वेश्चन सर आपसे है। हाँ जी सर ये जो कह रहे हैं कि इन लोगों की बिहाफ पे आए हुए हैं, मतलब ये जो हाँ जी इमाम पे आए हुए हैं, इसको थोड़ा सा अगर आप कन्वे कर ले सर, ये किस तरह कनेक्शन हम करेंगे? यही तो बात है ना, ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन होगा आपकी प्रीवियस कोई एनिमिटी या वो लोग जो है
वो आपस में उनकी कोई रिश्तेदारी या उनका जो कनेक्शन है, एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का तो यही काम है ना कि वो इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ये जो कनेक्शन ये कह रहे हैं वो है भी या नहीं है। और ये कनेक्शन जो 109 के आता है कनेक्शन ये बहुत मुश्किल साबित होता है। रूटीन में जो एविडेंस आज तक हमने जो बहुत ज्यादा पढ़ी है वो ये होती है कि फैसिलिटेट करने वाले, अभी कुछ अर्सा पहले केस था तो उसमें ये था कि जो एक्यूज है वो उसने ट्रैवल किया तो जो उसका टिकट था वो उसने बुक करवाया था, जिसकी हम कहते हैं कि जिसकी वहां पे ये काम हुआ है उसका टिकट उसने बुक करवाया, उसके साथ उसने ट्रैवलिंग की है। रूटीन की जो एविडेंस आती है वो ये आती है जी कि फलां होटल पे बैठे हुए थे ए और बी, इन्होंने कहा कि सी को मारना है और मैं साथ बैठा हुआ था, मैंने सुन लिया। तो मैंने पहले नहीं बताया, जब ये वाकया हो गया तो फिर मैंने आके पुलिस को ये बात बताई। ये पक्की जो शहादत होती है ना 109 की वो यही है जो मैंने आपको बयान किया। लेकिन टेक्निकल एविडेंस है जिस तरह से मैंने बताया वो एक केस में हुआ है, वो ट्रैवलिंग उनकी जो है वो फिर टेक्निकल एविडेंस में मोबाइल और ये चीजें उनकी लोकेशन। हाँ जी मोहसिन सलमान मेरा नाम है, टेंस का मैं ग्रेजुएट हूँ। सर मैं डिफेंस साइड से आर्ग्यू करूँ मैं ये बेल। पहली बात ये कि सर सारे जो इन लोगों ने ऑफेंसेस पुलिस ने लगाए हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोहिबिटेड क्लॉज में फॉल करता हो। दैट्स द फर्स्ट ग्राउंड। सेकंड ग्राउंड ये सर कि जो एक्यूज्ड है वो एलिजिडली एक्यूज्ड है कि इसने वेपन्स सप्लाई किए थे। देयर इज नो प्रूफ कि इसने एक्चुअली ये सप्लाई किए या नहीं किए या ये वहाँ पे था या नहीं था। यहाँ पे आई डोंट नीड टू टेक अ प्ली ऑफ एलिबाई बिकॉज उन लोगों ने बोला ही नहीं है कि ये बंदा यहाँ पे था कि मैं उसको डिफेंड करूँ। उन्होंने खुद ही ये बात कह दी है कि पीछे से शायद उन्होंने असलहा दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट बात ये है कि क्योंकि हमारे इनके साथ ऑलरेडी लैंड के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से ये हमें क्रिमिनल मतलब इंटिमिडेट करने के लिए हमें लिटिगेशन में जो इंगेज करना चाह रहे हैं। और लास्टली से ये है कि 800 गोलियां चली हैं, इसका इसके अलावा कोई और विटनेस नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं तो 800 गोलियां अगर आपने चलाई हैं एमपी बरामद हुई उधर से आईओ ने बरामद की, ये एविडेंस सर्टिफिकेट नहीं आपके खिलाफ सर? फिर भी मेरी हद तक तो नहीं है ना सर, ये तो 30-35 बंदा जो एक्यूज की उनकी हद तक हो तो हो, इसका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं। या तो 29-35 बंदों में से कोई आके बोले कि हाँ जी मैंने इनको दिया या असलहा या एमिनेशन या जो भी तो और बात हो गया। ठीक हो गया। और बस जजमेंट सर जजमेंट नहीं मुझे अभी अली ने 10 मिनट पहले दी है सर। मैं मंडे को आया नहीं था सर, एक्चुअली मैंने एफआईआर भी देखी है। देखो बात यह है कि जब आप केस आरम्भ करने के लिए हैं ना तो ये तो कोई माना नहीं है कि आपको पता नहीं था, आपको बताया नहीं गया। नहीं सर एक्चुअली मैं मुझे आपकी बात समझ आ आपका जो गई। काम है वो ये है कि आप पता करें ना खुद आपका ये ब्रीफ है, आपको किसी ने ब्रीफ दिया है जो 3 दिन पहले का मिला हुआ है और अभी आके इधर ये बहाना करना कोई मुनासिब बात नहीं सर मैं मंडे को आया नहीं था सीरियसली। बेल तो नहीं बनती तुम्हारे खाली कंडक्ट की वजह से ही। आर्गूमेंट जो 4 ग्राउंड थे वो तुमने सुन के कारी में सब ने किए, तुमने भी पीछे से वही पानी चला रहे। हाँ जी आप बताएंगे क्यों ना बेल दें? इसमें बात ये कि सबसे पहले इसमें कुछ सेक्शन से आज़ाद होना है। अभी उन्होंने वेपन कौन सी 324 इनके ऊपर किसी को गोली लगी नहीं है तो इसमें ये बात हो रही है कि उन्होंने कि फायरिंग की बिट कैरी किया वेपन डेडली वेपन से 148 के हद तक वो लग सकता है इनके ऊपर के, और इसकी वजह से फिर 63-65 भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। फर्दर इंक्वायरी के वो तो असला बरामद होगा तो फिर 63-65 सर ये 334 लग जाए फिर आज़ाद हो जाए और इसके बाद फिर 48 की इंक्वायरी हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि आगे जाके फर्दर प्रोसीडिंग पे कि इनको वजह सेक्शन से भी लग सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इनके रिकवरीज होनी है, इनसे बाकी चीज़ें उनसे इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत सारी चीज़ें रिकवर होनी है, अभी बाकी है। और बस जजमेंट लेके हैं को बना क्या कहे आप इतने नॉन सीरियस हैं केस में, आप महीने के बाद आपकी डेट देते हैं फिर फैसला करेंगे जब आप तैयारी करें। ठीक है हाँ जी कोई और करना चाहे? सर मुझे चीज़ पूछनी एक बात, कोई अगर किसी ने तैयारी की हो तो हाँ जी आ जाओ हाँ जी आ जाओ ये दोनों क्यू साइड वाले आ गए, आप बैठ जाए इनके बात कर लेना। इधर कोई प्रेस्क्रिप्शन साइड, इसके बाद कोई एक और क्या हो जाओ कर मैंने आपको 498 थोड़ा सा ब्रीफ करना है फिर आपको छुट्टी देते हैं। हाँ जी
इसे ख्याल से सबसे पहले हमने तारीख के वक्त को इसमें 4 घंटे की लिए इस पर क्लियर 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 595 इसमें कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड डिले, अगर अनएक्सप्लेन्ड डिले किसी भी केस में आ जाए तो वो रीजनेबल मतलब कोई डाउट्स क्रिएट करता है, डाउट्स क्रिएट कर देता है। इस पर एक सेटल प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग कि bail the benefit of doubt can always go in the favor of accused। एक मिनट मुझे तुम लाओ उसे को कि जाते हुए अटेंडेंस करे, जो बंदा अभी नहीं है ना उसको अगर हाजिर करना है इंटरव्यू में नहीं बनाना। आएंगे एफआईआर में ये जो दूसरे पेज पे उन्होंने लिखा है कि 30 से 35 नामालूम अपराध से मुराद यही है कि मतलब यहाँ पर जितने बंदे ऑकरेंस पे मतलब वो ऑन द स्पॉट ठीक है, समझ आ गई नामालूम और अगला ग्राउंड पे। और ये सबसे जो मेन रोड है, जो मजे की बात है कि ये जो नासिर आरिफ है और उमर है इसको रोल नहीं दिया गया कि इसमें है क्या इसके आगे स्पेसिफिक रोल नहीं है, स्पेसिफिक रोल नहीं है। तो लिहाजा इसमें बाकी इसमें सारे जितने सेक्शंस है जो लगाई है सेक्शन ऑफ द लॉ वो है अवेलेबल ऑफेंसेस है वहां से 506 के साथ। और दूसरा ये जो उन्होंने लगाई 337 ये तो चेक भी नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि मतलब सिर्फ ताला जब खोला और उन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी, मतलब वो अंदर घुसे भी नहीं करने। ये भी मतलब एक नहीं तो बाहर से फायरिंग करना उसको फ्रेंडली फायरिंग कहेंगे। मतलब सर वो घर के अंदर नहीं घुसे, एफआईआर में कोई चीज नहीं होती। ठीक है, घर से बाहर से तो बंदा फायरिंग कर दे तो वो ठीक है, जायज है। नहीं जायज तो नहीं है सर, लेकिन यहाँ पर बात क्रिमिनल ट्रेसपास की बात हो रही है कि मतलब वो उसने बाउंड्री क्रॉस किया नहीं करके। जब ये अटेंडेंस करना ना, जो बंदा भी इधर नहीं बैठा ना उसको पूरे दिन की हाजिरी करनी है और इंटरव्यू में नहीं बनाना। वो तो जो नॉन 2 ऑफेंसेस नॉन अवेलेबल है। हाँ ये ठीक है, प्रॉपर्टी क्लास में बात करते हैं। और जजमेंट एक है, जजमेंट सर नहीं है तो क्या है तैयारी करके कैसे? हाँ जी आप करें। मेरा नाम अशोक सिदार है, तो मैं प्रोफेशन की तरफ से ये जो कह रहे हैं कि इधर कोई इंजरी नहीं हुई और दूसरा कोई रोल असाइन नहीं किया, ये 2 मेन पॉइंट है इनके। इंजरी ना होना वो तो इनकी इंटेंशन से पता चल रहा था कि वो कोई मारने की नीयत से आई नहीं थी, क्योंकि पहले से झगड़ा चल रहा है जमीन का, डराने के लिए, तो वो इसी डराने के चक्कर में आए। तो ये जो 2 बंदे हैं ये है ही लैंड ग्रैबिंग और ये मशहूर बंदे हैं, इनके खिलाफ पहले भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। ठीक है, तो इंजरी ना होना कोई ये वो बात नहीं है। अगर इंजरी नहीं हुई, फायरिंग तो इतनी ज्यादा हुई है, उसको डराने की नीयत से तो वो आए नहीं, तो इतने फायर लगे तो किसी को गोली क्यों नहीं लगी इधर हुए होते? तो वो इंजरी की वो मारने के चक्कर दवाई खाने की है, बिल्कुल डराने के चक्कर की वजह से। तो वो तो पता है 337 अवेलेबल ऑफेंस है। नहीं तो ये तो एक बेलेबल ऑफेंस, तो उसमें 1-2 ऐसे हैं जो बेलेबल नहीं है, मतलब राइट के तौर पर नहीं है, जो 2 है उसमें रूल के तौर पर दिए जा सकते हैं, लेकिन ये इतना हीनियस किस्म की उन्होंने जो फायरिंग की है और टेरर फैलाया है एक तरीके से, तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है रूल में कि वो दे या ना दे। तो इधर तो बनता नहीं है इनको देने का, क्योंकि ये मशहूर बंदे हैं, इनको पहले भी इसी तरीके से नहीं, तो इनकी मजबूरी की वजह से इनकी ज़बान खारिज कर रहे हैं। नहीं मशहूरी को इसलिए उन्होंने जो देखिए इस ऑफेंस में इस एफआईआर में इनके खिलाफ एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि पहले से इनके खिलाफ ये पुलिस में वो एक बात होगी कि प्रीवियस इनके पास इनकी एनविटी है, पहले से इनके खिलाफ एफआईआर भी है। बिल्कुल, और दूसरी बात इस केस में इनके खिलाफ क्या एविडेंस? बिल्कुल इस केस में इनके खिलाफ अभी तो एविडेंस एस्टेब्लिश होगी ट्रायल के केसेस में, लेकिन फिर ठीक है ना, बेल दे देते हैं, ट्रायल में देख लेंगे। एविडेंस जो पुलिस ने जो वो रिकवर किए हैं और इनका जो 2-3 एफआईआर और भी इनके पीछे मौजूद हैं, ये लैंड ग्रैबिंग से ताल्लुक रखते हैं ये दोनों बंदे, तो इस स्टेज के ऊपर बेल के स्टेज के क्या मतलब वो माफी ताफी कर ली हो इन्होंने, कब तो बात है कर ली हो, पिछली रिकॉर्ड को वजह से हम भी बेल खारिज कर दें, वो बात ठीक है कि तो बताए शायद कर लिया। बिल्कुल, ये जो कह रहा था कि अवेलेबल है, इसके ऊपर से 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी कि वो अवेलेबल इस कंडीशन में होता है कि वो मतलब हिंजियस ना हो और वो एक्सकाउंट का मसला ना हो उसके अंदर, और वो पुलिस की प्रोसिक्यूशन में इंटरफेयर ना करता हो रिकॉर्डिंग ऑफ दी एविडेंस के दौरान। लेकिन इसमें तो यही मसला है कि वो ट्रायल में इंटरफेयर करेंगे, बड़ा माफिया मतलब
ताल्लुक ही रखता है जमीन ग्रेबिंग और लैंड ग्रेबिंग से, तो वो तो है ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन। बड़ी चीज लेके आएंगे वकील साहब। तो इसमें तो वो चांस है कि वो ट्रायल को स्मूथली नहीं रन करने देगा। ठीक होगा, थैंक यू जी, बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, बात यह है कि आपने काफ़ी सारे लोगों के सुन लिए हैं, तो इसी यही चीज़ें जो आप में से जिन्होंने ज़्यादा अच्छा आर्गू किया, आप देखें उस तरीके से आपने करना है। तो प्री अरेस्ट बेल जो है वो कौन सी प्रोविजन में दी हुई है? 498 में क्या लिखा हुआ है? 498 में किसी जगह पे प्री अरेस्ट बेल का लिखा है? नहीं लिखा हुआ है ना, तो फिर प्रिंसिपल हिदायतुल्लाह केस की हवाले से कौन सा हिदायतुल्लाह केस है? 1949 लाहौर अच्छा, ये 1949 लाहौर में आया, ये पहली दफा ये कॉन्सेप्ट आया। इनके मुताबिक, किसके मुताबिक? तो आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ सर लॉ बना सब तब से था। नहीं, बेसिक वो बात इनकी दुरुस्त है, लेकिन जो प्री अरेस्ट बेल है उसका जो कॉन्सेप्ट 498 में कोई एग्जैक्ट प्री अरेस्ट बेल का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जो उसको एक्सप्लेन किया गया है ना, ये हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन के बारे में कहते हैं PLD 1949 लाहौर 21। इस जजमेंट को कहते हैं कि ये बेसिक जजमेंट है प्री अरेस्ट बेल को एग्जैक्टली डिफाइन करने के हवाले से, जो कि बात सही नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो जजमेंट है एम्परर वर्सेस मोहम्मद फन AIR 21 1934 सिंध है, ये 36 क्रिमिनल PCRL J 711, ये 1934 का केस है। ये है जी, ये लिखे ना 36 CR PCLJ 711 लिख लिया आपने? 36 PR नहीं 36 CR PCLJ 711 एम्परर वर्सेस मोहम्मद FANDH। ये बेसिक जजमेंट थी, और इसके साथ दूसरी जजमेंट थी उसी टाइम की, ये है जोहर मात वर्सेस अदर्स। जोहर मात MAT वर्सेस अदर्स, ये है 4 CR PCLJ 221 दोबारा सुन लें, 4 CR PCLJ 221। ये दो जजमेंट्स हैं, ये 1949 से पहले की हैं। इनमें ये एक्सप्लेन किया गया 498 को, उसके ग्राउंड्स को, और फिर उसके बाद ये जजमेंट आई हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन, और उसका जो ऑपरेटिंग पार्ट है मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के भी सुना देता हूँ, ताकि क्योंकि आपने पढ़नी तो है नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी ये इसकी इंफॉर्मेशन हो जाए। ये हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन की मैं 1949 वाली जो जजमेंट है लाहौर 21। For the reasons given above, the reply which I would give to the question referred to us is that in a proper case, High Court has power under Section 9498 Criminal Procedure Code to make an order that a person who is suspected of an offence for which he may be arrested by a police officer or a court shall be admitted to bail. The exercise of the power should, however, be confined to cases in which not only a good prima facie ground made out for the grant of bail in respect of the offence alleged, but also it should be shown that if the petitioner were to be arrested and refuse bail, such an order would in all probability be made not from motives of furthering the ends of justice in relation to the case, but from
some ulterior motive and with the object of injuring the petitioner, or that the petitioner would in such an eventuality suffer irreparable harm. तो बेसिक जो 1949 की जजमेंट थी 498 के कॉन्टेक्स्ट में हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन, उसमें जो लॉ लेड डाउन हुआ वो मेलाफाइडी के ऊपर गया कि जो अगर उसको अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट के बाद जो उसको हार्म होगा वो, और जो मेलाफाइडी आपकी प्रोसिक्यूशन है, ये दोनों चीजें ज्यादातर उससे हाईलाइट की गई। जी सर। जी ये पैराग्राफ की मैं कॉपी आपको दे देता हूँ, नंबर मुझे भी नहीं पता, अगर मैंने लिख के ले हैं असल में। अब इनिशियली जो 498 है उसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दो पहली जजमेंट्स और उसके बाद हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन आ गई, तो इसमें मेलाफाइडी के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, और 498 में मेरिट की बात जो है वो नहीं थी। उसके बाद 19 ये है शेख ज़हूर अहमद वर्सेस स्टेट है, PLD 1974 लाहौर 256। PLD 1974 लाहौर 256। इसमें मजीद इसको 498 को एलोबरेट किया गया और इसके ABCDE ग्राउंड्स बना दिए गए, 5 उसके ग्राउंड थे, वो बंदा स्टैंडर्ड करे, मेलाफाइडी हो, अल्टीरियर मोटिव हो, और ये सारे इस पे मजीद इसको थोड़ा सा फर्दर एलोबरेट किया गया। उसके बाद ये लिख लिया आपने जजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट आई है वो PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 82 मुराद खान वर्सेस फजले सुभान। अब इसमें हुआ क्या कि Apex Court cancelled the pre-arrest bail granted to an accused by the High Court on the ground that his implication apparently was not based on malafide. However, the scope of pre-arrest bail was widened by the Honorable Supreme Court of Pakistan in subsequent reported judgments. लेकिन ये जो 1983 तक जो था वो ये था कि इस ग्राउंड के ऊपर बेल कैंसिल हुई कि मेलाफाइडी के एम्बेड से केस बाहर चला गया, तो उन्होंने कहा ये मेरिट की बात आ गई और मेरिट की बात प्री अरेस्ट बेल में नहीं हो सकती। ये 1983 वाली जजमेंट जो है। फिर 1989 में PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 347, फिर ये जजमेंट आई PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 347, इसको कहते हैं मीरा बख्श केस। सुप्रीम कोर्ट 347, वो जो 83 की और उससे पहले का लॉ था वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था, स्पेसिफिक पोर्शन की आता कि ये ग्राउंड्स हैं इनके बाहर आपने नहीं जाना। अब मीरा बख्श केस में इसको मजीद जो एक्सप्लेन 498 को किया गया, तो बिसाइड मेलाफाइडी द मेरिट ऑफ द केस वर आल्सो कंसीडर्ड फेवरेबल फॉर एक्सटेंडिंग सच रिलीफ for advantage sake. It is being mentioned that in the wake of an accusation of having participated in homicide occurrence, the accused Meera Baksh was ascribed the role of inflicting a gunshot injury on the left thigh of the deceased Dinu, and the pre-arrest bail granted to accused was cancelled by the High Court. However, Honorable Supreme Court of Pakistan restored the bail granting order of Lieutenant Session Judge while observing that the injury, besides not being in a vital part of body, was also declared by the doctor to be simple in nature. अब ये जो केस था मीरा बख्श, तो मीरा बख्श की बेल सेशन कोर्ट ने ग्रांट कर दी कि उसकी थाई के ऊपर उसने रोल, उसके ऊपर फायर का डायरेक्ट रोल था, थाई के ऊपर उसको गोली लगी हुई थी, तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये शायद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और इस बेस के ऊपर सेशन जज ने जो है वो सेशन जज साहब ने बेल ग्रांट कर दी। हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी कि चूंकि 1983 की और ये बाकी जो जजमेंट थी वो ये कहती थी कि मेरिट आपने नहीं देखने, मेलाफाइडी देखनी है, तो इसमें मेरिट देख के तो उसने बेल ग्रांट की। और अल्टीमेटली 1989 में ये जो जजमेंट मैंने आपको 347 लिखवाई है मीरा बख्श केस, इसमें उन्होंने उसकी बेल रिस्टोर की और वो ऑर्डर अपील किया सेशन कोर्ट वाला, और उसमें ये जो फर्दर इंक्वायरी के जो 497 सब सेक्शन 2 के जो ग्राउंड है वो भी उसमें इंक्लूड हुए कि आप मेरिट की चीजें भी देख सकते हैं। अब ये 2-3 और जजमेंट्स हैं, सिर्फ आपको लिखवा देता हूँ, अगर आपको इसके ऊपर टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ें। और ये
है जी 89 तक आप आ गए। ये 99 की जजमेंट है 99 PCRLJ 611 99 PCRLJ 611 99 PCRLJ 611 वो 2-3 और जजमेंट्स हैं, लेकिन आपको लास्ट एक PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 445 PLJ 2018 सुप्रीम कोर्ट 445 PLJ 2018 सुप्रीम कोर्ट 445। इसमें भी जो मैंने मीरा बख्श केस आपको, इस पे भी वो उसका यही हल हुआ है कि अगर मेरिट के ऊपर इवन अदरवाइज केस बनता है और ग्राउंड इसके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बंदे को कोर्ट पहले जेल भेजेगी और उसके बाद उसकी बेल ग्रांट करेगी। तो प्री अरेस्ट बेल जो है इस कॉन्टेक्स्ट में ये अलाउ ही है। तो ये 498 का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। तो इसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके, जब भी इंटरव्यू में आप आएंगे तो ये सवाल आपसे शायद हर जगह पर पूछा जाएगा कि 498 प्री अरेस्ट बेल का जिक्र किधर है। तो फिर क्योंकि ये तो अगर बंदा ये जजमेंट ना पढ़े तो ये तो पता ही नहीं चलता कि प्री अरेस्ट बेल का 498 के अलावा किसी जगह पे इसको एक्सप्लेन कौन कौन सी बेसिक जो जजमेंट्स थी वो ये हैं। तो ये बेसिक जजमेंट्स हैं वो मैंने आपको सारे लिखवा दिए। अगर उस पर पढ़े तो ये मीरा बख्श केस और हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन जो है ये अच्छे जजमेंट्स हैं प्री अरेस्ट बेल के हवाले से, वो अगर पढ़ें। और ये जो लास्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2018 वाली है, इस पे भी वो ज़्यादा जो रिलाई किया गया वो मीरा बख्श केस के कॉन्टेक्स्ट में किया गया कि मेरिट के ऊपर अगर बेल बनती है किसी शख्स की तो उसको बेल ग्रांट करनी चाहिए। तो ये जी 498 CRPC। कोई क्वेश्चन है किसी को? जी किस चीज़ की? मेरे नोट्स की कापी लेनी है, कापी करा देते हैं आपको। हाँ जी सर, एक भाई ने बीच में 1997 एक जजमेंट रेफर की थी कि नॉन प्रोबेटरी क्लॉज में रूल है बेल ग्रांट करना और प्रोबेटरी क्लॉज में रूल नहीं, एक्सेप्शन केसेस में। तो सर ये जो जजमेंट है इट एप्लीकेबल फॉर पोस्ट अरेस्ट बेल और प्री अरेस्ट बेल, क्योंकि सर नॉन प्रोबेटरी क्लॉज हो या प्रोबेटरी क्लॉज हो, नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें तो जैसे सर 2019 की जजमेंट थी उसमें कहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो रेमेडी होती है तो हर किसी को ग्रांट नहीं करता। हाँ, हत्तल इम्कान अगर ये मुमकिनात हैं कि वो बंदा जो अक्यूज है वो इनोसेंट है तो ग्रांट करना एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। लेकिन सर जो प्री अरेस्ट बेल है वो तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है ना, तो वो क्या जो आई थिंक जेरी भाई ने की थी तो वो क्या इसमें एप्लीकेबल होती है? देखिए बात यह है कि ये जो मैंने 2-3 जजमेंट्स आपको बताई अभी लेटेस्ट, इसमें यह है कि अगर मेरिट के ऊपर केस बन रहा हो, वो जो जजमेंट है बेसिक वो आफ्टर अरेस्ट की जजमेंट है जो आप बता रहे हैं, तो इसमें बताइए ना वो है बेसिक आफ्टर अरेस्ट की जजमेंट। लेकिन अगर मेरिट के ऊपर केस बन रहा हो और उसके साथ मेला फैडी और इस तरह की जो बाकी ग्राउंड है वो भी अवेलेबल हो तो प्री अरेस्ट बेल ग्रांट होती है। और जिस तरह से ये मीरा बख्श केस है, मीरा बख्श केस में उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया रोल था कि उसने उसको एक विक्टिम को गोली मारी हुई, लेकिन वो था नॉन वाइटल पार्ट के ऊपर था और डॉक्टर ने उसके बारे में ओपिनियन दी हुई थी, तो प्री अरेस्ट बेल उसकी ग्रांट होगी इस ग्राउंड के ऊपर। और ये जो उस वक्त जो केस ला था उससे पहले था वो टोटली इसके रिवर्स था। तो उसके उस टाइम की जो ये जजमेंट थी ये एक उस टाइम के ऊपर एक बड़ी जजमेंट थी, कोर्ट ने अपना जो व्यू है उसको चेंज किया था उस हवाले से। तो अभी तो ये है कि ये इस ला ये डेवलप हुआ है कि अगर मेरिट के ऊपर किसी का केस बनता है तो उसको बेल जो है वो मिलनी चाहिए। एक और छोटा सा सर नॉर्मली ये एक अजम्पशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो लेटर वन है वो प्रिवेल करेगी अर्लियर वन, तो क्या ये सिर्फ सिविल में ही रूल है या क्रिमिनल में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और देखिए जजमेंट जो होती है, एक्सक्यूज मी, जजमेंट जो होती है हर जजमेंट का अपने फैक्ट्स होते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में रूटीन में सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर जो जजमेंट है वो तो फॉलो की जा सकती है, लेकिन जनरली जजमेंट जो है वो हर केस की अपनी होती है। आपके सामने
उस केस की FIR और एविडेंस नहीं होती जब आप बेल के कॉन्टेक्स्ट में कोई जजमेंट दे रहे होते हैं। हाँ, ट्रायल की जो जजमेंट्स हैं उनमें ये बात है कि चूंकि ट्रायल की जो अगर किसी को कन्विक्शन देनी है या बरी करना है, उस वक्त कोर्ट के पास वो अगर दूसरी जजमेंट है तो उसकी एविडेंस रिप्रोड्यूस हुई होती है मैन एविडेंस केस में, क्योंकि ये एविडेंस है, इस बेस के ऊपर हम इसको सजा दे रहे हैं। तो अगर बेसिक तो आर्टिकल 189 और 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो बाइंडिंग है तमाम इदारों के ऊपर भी और कोर्ट्स के ऊपर भी, और इवन एक जजमेंट ये भी है कि अगर कोई नहीं मानता तो कंटेम्प्ट है, तो बाइंडिंग है, लेकिन केस टू केस वेरी करता है। किसी केस में फैक्ट्स डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली उसको उस पर, और हालात के ऊपर भी मुनसर है ना कि आप 2 FIR को, डिफरेंट टाइम्स की FIR को, डिफरेंट एविडेंस की FIR को आप अगर एक फैसले के अंदर रखना चाहें तो नहीं रख सकते, उनका अपना अपना अलग अलग फैसला ही होगा। तो वो जजमेंट वेरी करता है प्रपोजिशन टू प्रपोजिशन, लेकिन जो लीगल प्रपोजिशंस है उसके ऊपर जो जजमेंट आ जाती है तो वो अगर इन केस एक ही प्रपोजिशन के ऊपर 2 जजमेंट्स हैं और फिर वो मैटर वापस उसी कोर्ट में चला जाता है तो फिर वो लार्जर बेंच बनता है उसके ऊपर, या फुल बेंच बन जाता है, या 3 जजेस ने पहले फैसला किया है, 3 ने बाद में किया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो उसके ऊपर एक स्पेशल बेंच बनेगा और उसके हवाले से फिर अल्टीमेटली चूंकि कुछ ऐसे केसेस थे नारकोटिक्स के हवाले से एक बेंच बना था, वो जजमेंट्स इस तरह आ गई थी, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गई थी, एक बेंच ने एक फैसला किया, दूसरे ने दूसरा दिया, तो जब तीसरा अगला केस आया तो वो दोनों जजमेंट सामने आ गई, वो कन्फ्लिक्टिंग और लॉ पॉइंट के ऊपर थी, तो फिर कोर्ट ने उसको अल्टीमेटली हल करने के लिए उसका बेंच बनाया, स्पेशल बेंच बना, उस पर उससे ज्यादा जजेस बैठे और फिर उन्होंने उसको डिसाइड किया। तो अगर इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ जाए तो उसका हल ही होता है कि दोनों प्रपोजिशन है तो फिर आप किसी नए बेंच बना के, उससे बड़ा बेंच बना के तो उससे उसका फैसला कर दें, वो लीगल प्रपोजिशन होता है सिर्फ और सिर्फ। जो फैक्चुअल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर फिर ये नहीं होता, वो हर केस के अलग अलग। जनरल प्रैक्टिस ये नहीं कि जो जजमेंट बाद में आपकी कोर्ट प्रिवेल करती है। देखिए, बात पहले की जजमेंट नहीं होती, होता ये है कि जो केस लॉ डेवलप हुआ होता है तो हर जजमेंट की अपनी वर्थ और वैल्यू होती है। इन केस 2018 की एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने कोई डिसीजन लिया है, और 2010 की एक जजमेंट है जिसमें 3 मेंबर बेंच ने डिसीजन एक उसी प्रपोजिशन के ऊपर लिया हुआ। तो वो जो 2010 की जजमेंट है वो 18 के ऊपर भी प्रिवेल करेगी, क्योंकि उसमें बेंच जो था वो 3 मेंबर बेंच था, इसमें 2 मेंबर बेंच है। इसी तरह फुल बेंच की जजमेंट आ जाती है कोई, और उसके बाद कोई 1 या 2 मेंबर बेंच जो है वो कोई इस तरह की जजमेंट दे देता है जो एडवर्टेडली आ जाती है, तो फिर वो फॉलो उस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास फुल उसके बड़े बेंच की जजमेंट होती है, तो फॉलो वही होती है जो बड़े बेंच की जजमेंट होती है, पहले और बाद वाली नहीं होती। एक स्पेशल लॉ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, उसमें सर जो है कुछ प्रोसीजर नहीं बताया, या पुलिस या कोर्ट किस तरह प्रोसीजर लेके उसको स्टार्ट करेगी ना सर, ये भी नहीं है कि भाई कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, उसको कैसे असरटेन करेंगे? नहीं दिया गया हुआ उसमें CRPC अप्लाई होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है जी, स्पेशल आया है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है ना, अभी पहले तो अपील भी उसकी उसी तरह होती थी, अब उसकी अपील भी सेक्शन 8A आ गई है, लीगल डिस्पोजेशन एक्ट की अपील भी प्रोवाइडेड है, और प्रोसीजर जो है वो सारा का सारा, जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है वो सारा का सारा अप्लाई होता है। थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं जो उनकी अपनी है उस लॉ की, तो स्पेशल आए तो वो प्रिवेल करता है जनरल लॉ में। देखें, जो कंप्लेंट है ना, तो जब कोई बंदा कंप्लेंट दायर करता है तो वो उसको विड्रॉ तो कर सकता है, तो ये चूंकि FIR नहीं है ना, तो FIR जब दायर हो जाती है तो फिर उस पे जाके आप देखेंगे कि उस FIR को खत्म जो है वो मुद्दई नहीं करवा सकता। ये जो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की एक जजमेंट ये है कि अगर बंदा पेश नहीं होता कंप्लेनेंट, तो सिर्फ उसके ना पेश होने की वजह से कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी, और ये मेरे अपने केस में हुआ है, और वो जजमेंट जो है वो मैं उसमें हमारे साइड जो है वो एक्यूज थी, तो इस ग्राउंड के ऊपर वो डिसमिस हुई है, और हाई कोर्ट ने भी उस पर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने डिसीजन दिया, वो हमारा डिसीजन अपील ड्राफ्ट है सुप्रीम कोर्ट में गई, और मलाड जस्टिस साहब सईद खान खोसा साहब के पास उन्होंने वो केस आर्गू किया, उधर जो अपील गई सिर्फ इस बेस के ऊपर कि वो बंदा पेश नहीं हुआ, पिटिशनर पेश नहीं हुआ,
वो डिसमिस होगी कंप्लेंट और उसके बाद फिर वो रिस्टोर नहीं हो सकती। तो ये है कि इसमें तो वो जब बंदा विड्रॉल कर ले कंप्लेंट तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। सर जी, पुराना किसी इशू पे कोई लॉस एक जजमेंट पास होती है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वाजिब है कि वो उसी को उसी तरह इंटरप्रिटेशन अपनी भी कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो इंटरप्रिटेशन अपनी कर सकती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उसी को ही फॉलो करेगी, लेकिन अगर उससे बड़े बेंच की जजमेंट है तो वो फॉलो करनी चाहिए। यस, लेकिन जरूरी वाजिब नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें आपको हमने जो बताई हैं कि ऐसी होनी चाहिए। जो आजकल के हालात हैं या जो आजकल चल रहा है वो एक डिफरेंट इशू है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ आ जाएंगी कि आजकल किस तरह से जजमेंट जो है वो किस केस में किस तरह जजमेंट आती है। वो थोड़ा सा आपको मजीद एक्सपीरियंस होगा तो वो चीज़ें आप समझ जाएंगे। सर ये इलीगल डिस्पोजेशन के हवाले से है मेरा क्वेश्चन। सर इसमें जब कंप्लेंट फाइल होती है और सर इसमें पुलिस रिपोर्ट और रेवेन्यू रिपोर्ट आती है, सर ये दोनों अगर एक्यूज्ड के फेवर में हो सर जज फिर भी फ्रेम ऑफ चार्ज करते हैं सर, इस पे सर जरूरी तो नहीं करे, कोर्ट उसको उधर से डिसमिस कर सकती है। लेकिन सर अगर दोनों देखिए चार्ज फ्रेम करने के लिए ना 265C है ना, ठीक है, तो उसमें पहले 265D भी आता है। तो डी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर कोर्ट समझेगी कि ये चार्ज फ्रेम होने वाला नहीं है तो कोर्ट उसके ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं करेगी। मजिस्ट्रियल ट्रायल में ये बात नहीं है, लेकिन सेशन ट्रायल में 265 अगर डी आप पढ़े ना तो वो बड़ा क्लियर है इस हवाले से। तो कोर्ट जो है उसको एग्जामिन कर सकती है। सर कोर्ट बाउंड है कि वो पुलिस रिपोर्ट को देखें और आपके फेवर में फैसला दे सकें? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ ना 265D क्या है ना, ये है व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड। अगर इसको जरा सुन लें, इफ आफ्टर परसुइंग द पुलिस रिपोर्ट और एज द केस मे बी टू द complainant and all other documents and the statements filed by the prosecution, the court is of the opinion that there is a grounds for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing a charge against the accused। क्या है कि अगर कोई ग्राउंड है तो फिर वो चार्ज फ्रेम होगा। इसमें ये नहीं लिखा कि ग्राउंड नहीं है तो एक्विट होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट समझेगी कि ये जो रिपोर्ट है 173 की है या कंप्लेंट है, उसमें दोनों चीजें, तो अगर कोर्ट समझे कि ये जो केस है इसमें चार्ज नहीं फ्रेम हो सकता तो इस बात के ऊपर इसको डिस्चार्ज कहते हैं। तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है कि ये जो एविडेंस है, पुलिस रिपोर्ट है या कंप्लेनेंट की जो स्टेटमेंट है सफिशिएंट नहीं है, तो लिहाजा इसको हम मजीद फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करते, कोर्ट को केस को डिस्चार्ज 249 इसमें डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको एक्विट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आ गया है तो अब उसका चार्ज फ्रेम होगा और सारी की सारी प्रोसीडिंग हो, ऐसी कोई वैसी बात कंपल्सरी नहीं। मेरा शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतनी देर हमें सुना है। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, अल्लाह ताला आपकी अगली जो मंजिलें वकालत की, दुनिया की और आखिरत की सारी मंजिलें आसान करें और मेहनत करें। और ये जो प्रोफेशन है इतना अच्छा प्रोफेशन है कि आपकी सोच से भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसमें मेहनत करते हैं, जो इस प्रोफेशन को प्रॉपरली रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कोई बंदा ये समझे कि मैं टाइम नहीं दूंगा, इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, तो वो वकील बन सकता है और अच्छा वकील बन सकता है, ये पॉसिबल नहीं। तो खाली कचहरी की प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस नहीं है, आपके पास कचहरी की प्रैक्टिस 10% है, 90% प्रैक्टिस कचहरी के बाद भी है। तो सारे के सारे एवेन्यूज जो हैं वो आप सारे देखें, टैक्स साइड भी देखें, सर्विस मैटर भी, बाकी चीज़ें भी। तो ये कोई पक्का लिखा नहीं गया हुआ कि हम जो समझते हैं लोग के बस सीधा इधर से LLB करके तो कचहरी में आपने प्रैक्टिस ज्वाइन करनी है, खाली ये चीज़ नहीं है। फिर आपकी जुडिशरी के पेपर्स हैं, 2 साल बाद आप वो भी तैयारी पहले से रखें, उधर भी अपनी जो है वो ला कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें पहले दिन से ध्यान में रखें। ये आप 3 साल बाद 4 साल बाद आपने इस बारे में नहीं सोचना
अभी सोचना है लेसन्स लेने से पहले कि आपने किस डायरेक्शन के ऊपर जाना है और उस डायरेक्शन के ऊपर मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे।